वेलकम अमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग के सीजन 1 को। और आज हम इसका पूरा हिंदी में रिकैप देखने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की स्टार्ट 3 साल पहले से होती है और हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है। इस आइलैंड के पास हम नेवी को देखते हैं। तभी एक ऑफिसर बोलता है, कैप्टन क्या हमें उन पर अटैक करना चाहिए? उनका कैप्टन बोलता है, नहीं, हमारे वेपन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमें सब कुछ उन हंटर्स पर छोड़ना होगा। और तभी हम इस आइलैंड पर काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि किसी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और तभी उनके सामने काफी बड़े एंट जो कि मॉन्स्टर्स होते हैं उन पर अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे उन सभी लोगों को मारने लगते हैं। इन्हीं के बीच में एक आदमी को देखते हैं जिसके ऊपर ये मॉन्स्टर चढ़ा होता है और बस उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक दूसरा पर्सन आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और फिर इस पर्सन को अपने मैजिक से हील करने लगता है। अब ये हील कर ही रहा होता है कि तभी इसके पीछे एक मॉन्स्टर आकर इस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी एक दूसरा पर्सन अपने इलेक्ट्रिक मैजिक से इसके ऊपर अटैक करता है और फिर तीसरा पर्सन अपनी फिजिकल एबिलिटी से ही इनको मारने लगता है। फिर ये दोनों मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। तभी जो जख्मी हंटर्स होते हैं वो इनको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इन सबको एस रैंक हंटर बोलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी व्हाइट कलर की एंट मॉन्स्टर इन पर अटैक करने आ जाती है। इसके बाद ये दोनों भी इससे लड़ने लगते हैं। तभी ये रेड हेयर वाला उसके ही दांत तोड़कर उससे ही उसको मार देता है। इस मॉन्स्टर को मारकर ये दोनों खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उसके जैसे और भी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और इनको देखकर ये रेड हेयर वाला बोलता है, इंटरेस्टिंग। जिसके बाद वो अपनी पावर को बढ़ा लेता है और फिर ये दोनों मिलकर उन सभी से लड़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम और भी हंटर्स को देखते हैं और उनके सामने भी वही एंट वाले बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी उन हंटर में से एक बोलता है, मिस्टर चोई हम रेडी हैं। और मिस्टर चोई अपने फायर मैजिक से उन सब पर अटैक करता है। लेकिन उसके फायर मैजिक से सिर्फ छोटे वाले मॉन्स्टर मरते हैं और वो व्हाइट वाले आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी चोई सबको अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद ये लोग उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि एक दिन अचानक से ही एक दूसरी डायमेंशन का पोर्टल हमारी दुनिया में अपीयर हो गया और उस पोर्टल के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स निकलने लगे और हमारे मामूली वेपन्स उनसे लड़ने के लिए एबल नहीं थे। लेकिन उसी वक्त कुछ लोगों के अंदर स्पेशल पावर अवेक होने लगी और सिर्फ वही लोग उन मॉन्स्टर से लड़ सकते थे और उन लोगों को लोग हंटर्स बुलाने लगे। जिसके बाद उनकी पावर्स के हिसाब से उन्हें क्लासिफाई किया गया और उन लोगों को अलग अलग रैंक दी गई, जैसे A, B, C और S। और आखिर में जो सबसे कमजोर होता उसको E रैंक हंटर बोला गया। इसके बाद 3 साल बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक सिटी को देखते हैं और वहीं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काफी सारे हंटर्स जमा हुए होते हैं। तभी वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कॉफी पी रहा होता है। लेकिन तभी एक आदमी उसे किम कहकर बुलाता है। किम उसको देखकर बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था कि तुमने हंटर की जॉब को छोड़ दिया है। वो आदमी बताता है कि मेरी वाइफ अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है और इसीलिए मैं थोड़े पैसे कमाने आया हूँ। अभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोंग जी वो एंटर करता है और सभी लोग उसको देखकर बोलते हैं, तुम आखिर हंटर की जॉब छोड़ क्यों नहीं देते हो? सोंग जी वो बोलता है, प्लीज मेरा ध्यान रखना इस मिशन पर। तभी किम उससे उसके हालचाल पूछता है। सोंग बोलता है, आपका शुक्रिया मेरा हालचाल पूछने के लिए। तभी किम का दोस्त उससे बोलता है, क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए सब लोग इसका हालचाल पूछ रहे हैं? तभी किम हंसने लगता है और बोलता है, जो तुमने बोला ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। जब तुम चले गए थे तब इसने हमें ज्वाइन किया और इसका निकनेम वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर है और ये बहुत ज्यादा वीक है। ये इतना कमजोर है कि E रैंक मिशन में भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें सोंग जी वो सुन लेता है। तभी उसके सामने से कोई बोलता है, जेन वू आखिर तुम दोबारा से इतने जख्मी कैसे हो गए? और हम देखते हैं कि ये तो एक लड़की है जिसका नाम जूही है। तभी सोंग जी वो बोलता है, मिस जूही क्या आप भी आज इस मिशन पर मेरे साथ जाओगी? लेकिन मिस जूही उसकी एक नहीं सुनती और उसे डांटने लगती है और उससे बोलती है, प्लीज अपना ध्यान रखा करो। अब इसके बाद ये लोग आपस में ही बातें करने लगते हैं। तभी सोंग जी वो बताता है कि मैं एक E रैंक मिशन पे गया था और उस मिशन के दौरान ही मैं इतना ज्यादा जख्मी हो गया और क्योंकि मेरे सभी साथी हाई रैंक हंटर्स थे इसलिए उन्हें किसी भी हीलर की जरूरत नहीं थी। मिस जूही बोलती है, कम से कम उन्हें एक हीलर तो रखना ही चाहिए था। सोंग बोलता है, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, बस मैं ही बहुत ज्यादा वीक हूँ। अब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इस मिशन का लीडर इनको बुलाता है और सभी से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए अपना नाम चियुई बताता है और सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगता है और सभी को लगता है कि ये एक हाई रैंक हंटर है तो हमें क्या ही दिक्कत होगी। जिसके बाद सभी लोग मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं और पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। मिस्टर किम अंदर जाते हुए सोंग से बोलते हैं, हमारे साथ ही रहना ताकि तुम दोबारा से जख्मी ना
हो जाऊं। अब अंदर जाने से पहले सॉन्ग अपने नाइफ को निकालता है और बोलता है ये छोटा सा चाकू, वो भी बहुत कम पावर के साथ, लेकिन कुछ ना होने से तो यही सही है। और इसी के साथ वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर यहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर गो को देखते हैं। तभी वो एक क्रिस्टल की तरफ देखते हैं और बताते हैं ये क्रिस्टल मुझे स्लैन मैजिक ब्लास्ट से मिला था और हम सब इन्हें जेम्स बोलते हैं जिन्हें बेचकर हम पैसा कमाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही एक छोटा जेम्स हम सॉन्ग के हाथ पर देखते हैं जो उसने अभी अभी एक मॉन्स्टर को मार कर हासिल किया है। लेकिन तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे कर वो उसको डॉज कर लेता है और उससे बच रहा होता है। और अब जैसे ही वो उस पर अटैक करता है उसका चाकू ही टूट जाता है और वो मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड से उसको जख्मी कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर किम का दोस्त आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। तभी सॉन्ग जी वोंग को जख्मी देखकर मिस जूही अपनी हीलिंग मैजिक से उसे हील करने लगती है और सॉन्ग देखता है कि सभी हंटर्स सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बताते हैं कि जो जेम्स हम मॉन्स्टर्स को मारकर हासिल करते हैं उन जेम्स से ही हम अपने लिए एक वेपन बना सकते हैं, एक ऐसा पावरफुल वेपन जिससे हम उन्हीं मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। प्रेसिडेंट बताते हैं कि गवर्नमेंट हमारे इन्हीं वेपन से एक नए तरह की एनर्जी बनाना चाहती है। और वहीं दूसरे हम देखते हैं कि सभी हंटर्स ने मिलकर आखिरी मॉन्स्टर को भी हरा दिया है। सभी लोग उस मॉन्स्टर को मारने के बाद अपने जेम्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी मिस जूही सॉन्ग से बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब और हंटर नहीं रह सकते, तुम्हें हंटर की जॉब को छोड़ देना होगा क्योंकि तुम हर मिशन में खुद को जख्मी कर लेते हो। लेकिन सॉन्ग उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन मिस जूही बोलती है मुझे तुम्हारी चिंता है। अब सॉन्ग देखता है कि सभी हंटर्स को काफी सारे जेम्स मिले हैं, लेकिन सिर्फ सॉन्ग को ही एक ई रैंक वाला जेम्प मिला है। सॉन्ग सोचता है क्या मेरी जिंदगी की यही कीमत है। अब ये मिशन यहाँ पर खत्म हो गया था और ये लोग जाने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर इनको एक टनल मिल जाती है। अब सभी लोग और भी पैसा कमाने के लिए उस टनल के अंदर जाने का सोचते हैं। तभी उनका लीडर उनसे बोलता है सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए, वैसे तो हमें इस केव के बारे में सबसे पहले हंटर एसोसिएशन में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। तभी किम बोलता है लेकिन हमने ज्यादा जेम्स नहीं कमाए हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम और सारे जेम्स कमा लें। वैसे भी जब आप रिपोर्ट करोगे उसके बाद भी तो यहाँ पर हंटर्स आएंगे ना। तभी इनका लीडर बोलता है मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन ये पोर्टल एकदम अननोन है और हमें नहीं पता कि आगे कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। तभी सब लोग वोट करने लगते हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं। सभी लोग वोट करते हैं लेकिन वोट इक्वल आते हैं और आखिरी में सिर्फ सॉन्ग बच जाता है जिसे वोट करना होता है। अब सॉन्ग सोचता है मेरे फादर के मिसिंग हो जाने के बाद सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ जो अपनी फैमिली को चलाता है। मेरी मदर जो कि हॉस्पिटल में है और मेरी छोटी बहन जो कि अपने कॉलेज में पढ़ती है और इन सबको चलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। जिसके बाद सॉन्ग बोलता है मैं अंदर जाऊंगा और उसके वोट के साथ ही सभी लोग उस टनल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम मिस्टर चोई को देखते हैं जो कि हंटर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे एसोसिएशन में कोई भी चाहे इन जितना स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड होगा। तभी हम देखते हैं कि दो चोर एक लेडी का पर्स चुरा कर भागने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही एक लड़की उनसे उस पर्स को छीन लेती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब वो लड़की उस लेडी का पर्स लौटाती है और वो लेडी उसको थैंक यू करते हुए उसका नाम चेहीन बुलाने लगती है। तभी काफी सारे लोग उस लड़की को घेर लेते हैं और बोलने लगते हैं ये तो एक एसरैक हंटर है, क्या ये यही है, क्या ये वही है। तभी चेहीन यहाँ से कूद कर भाग जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ 40 मिनट चलने के बाद उस टनल में उन लोगों को आगे एक बड़ा सा गेट मिलता है। अब ये लोग जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं अंदर सारी मसाले एक एक कर जलने लग जाती हैं, वो भी ब्लू कलर की फ्लेम में। अब सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं और वो रूम काफी ज्यादा बड़ा होता है और वहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। अब वो लोग अंदर हर तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। तभी वो लोग देखते हैं कि एक स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तभी मिस जूही सॉन्ग से बोलती है सॉन्ग मैंने अभी उस मूर्ति की आंखों को हिलता हुआ देखा, वो हमारी तरफ ही देख रही है। सॉन्ग बोलता है आर यू श्योर, क्या तुमने कुछ गलत देख लिया, ये सिर्फ मूर्तियाँ हैं। लेकिन इतनी देर में उनका लीडर उस स्टैचू पे लिखा सब कुछ पढ़ चुका था और उसके पढ़ते ही दरवाजे खुद ही बंद हो जाते हैं। ऐसा होता देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उनमें से एक गेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है और जाने लगता है और जैसे ही वो गेट को छूता है वहीं पर खड़ी एक बड़ी सी मूर्ति अपनी कुल्हाड़ी से उसके आधे शरीर को काट देती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी सॉन्ग सोचता है वो हंटर वो तो मेरे से ज्यादा ताकतवर था लेकिन वो मारा गया। तभी सॉन्ग पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि जिसके बारे में मिस जूही बता रही थी वो स्टैचू उन्हीं को देख रहा है। जिसके बाद हमें सॉन्ग बताता है कि जब उसने पहले मिशन को स्टार्ट किया था वो एक ई रैंक हंटर था और बस एक ई रैंक मिशन में ही वो मरने वाला था। हाई मॉन्स्टर को मारने पर हाई रिवॉर्ड मिलता था। मेरे इस काम से मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिलता था और इसीलिए मैं ज्यादा लड़ता भी नहीं था और मैं बस हमेशा सबको ऑब्जर्व करता था। और तभी सॉन्ग सबसे चिल्लाकर नीचे झुकने के लिए बोलता है। तभी उस स्टैचू की आंख से लेजर निकलती है और उस लेजर से काफी सारे लोग
लोग मारे जाते हैं। सोंग सोचता है अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्या मेरा अंत इसी तरह से होगा? यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। अब यहाँ डेंजन के अंदर वो मूर्ति धीरे धीरे सबको मारने लगती है और यहाँ पर सबको समझ में आ जाता है कि उनका अंत अब नजदीक ही है। तभी इनका लीडर इनसे कहता है कि जरा भी हिलना मत वरना मारे जाओगे। ये सब देखकर मिस जूही काफी ज्यादा डर जाती हैं और वो तो अपनी आंखें ही नहीं खोलती। इसके बाद उनका लीडर जिन्हू के पास आकर उसका शुक्रिया करता है और बोलता है अगर तुमने ये देखा ना होता तो अभी तो हम मर ही गए थे। जिन्हू देखता है कि उसके लीडर का हाथ कट चुका है, जिसके बाद जिन्हू उसके हाथ पे पट्टी करने लगता है। अब इनका लीडर मिस्टर सॉन्ग इस बड़े से स्टैचू को देखकर समझ जाता है कि ये कोई पावरफुल मॉन्स्टर है, ये पक्का या तो ए या एस रैंक होगा। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि उस स्टैचू के ऊपर कुछ कमांड्स लिखी हैं और वो कमांड्स कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट, गॉड की पूजा करो। सेकंड, गॉड की प्रशंसा करो। एंड लास्ट, गॉड में भरोसा रखो। और अगर कोई इन रूल्स को नहीं मानता तो वो मारा जाएगा। अब जिन्हू इस बड़े से स्टैचू को देखकर समझ जाता है कि यही गॉड है। तो हमें बताया जाता है कि एक दिन अचानक से ही दूसरी दुनिया का पोर्टल हमारी दुनिया में खुल गया, जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगे और तभी कुछ नॉर्मल लोगों के अंदर अवेकन हुई, यानी पावर्स आई जो कि इन बीस्ट से लड़ सकते थे। और जब एक बार किसी हंटर के पास उसकी एबिलिटी आ सकती है तो वो उसे चेंज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम जिन्हू की सिस्टर जिना को कॉलेज के अंदर देखते हैं। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है तुम्हारा भाई एक हंटर है? तो जिना बताती है कि हाँ वो एक ई रैंक हंटर है, लेकिन वो सबसे ज्यादा चोटें खाता है और हमेशा ही बैंडेजों में लिपटा रहता है। अब यहाँ एक बंदा कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है और बोलता है मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से काम मिला है तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। जिसके बाद वो अपनी स्पीड पर काफी ज्यादा फोकस करता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन पलक झपकते ही वो स्टैचू उसे खाक में मिला देती है और उसके सिर्फ पैर ही बचते हैं। मिस्टर सॉन्ग और जिन्हू सोचते हैं कि ये चाहे तो हमें एक ही बार में मार सकता है, लेकिन कुछ तो बात है, तभी इसने अभी तक हमें नहीं मारा है। अब जिन्हू को उस स्टैचू के रूल्स के बारे में याद आता है। तभी जिन्हू अचानक से खड़ा हो जाता है और वो गुड जैसे ही उसे मारने वाला होता है, जिन्हू अपने सर को नीचे कर लेता है और सभी से कहता है कि अपने सर को नीचे करो, हम गॉड की पूजा करेंगे। और सभी लोग अपने पैर टेक कर अपने सर को नीचे कर लेते हैं और इनके झुकते ही ये स्टैचू एक अजीब सी स्माइल देता है। जिसके बाद मिस्टर किम का दोस्त खड़ा हो जाता है, जिसके बाद गॉड उन्हें कुछ नहीं करता। ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों ने पहले रूल को कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए अब ये लोग खड़े हो सकते हैं। लेकिन जहाँ इनको लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वहीं वो गॉड भी खड़ा हो जाता है और इनकी ही तरफ बढ़ने लगता है। अभी इनके दूसरे रूल के हिसाब से एक हंटर सामने आता है और वो उस गॉड की काफी ज्यादा प्रशंसा करने लगता है और उसके सामने झुक कर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, लेकिन वो स्टैचू उसको अपने पैर से कुचल देती है। ये देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी जिन्हू मिस जूही को लेकर भागने लग जाता है। मिस्टर किम का दोस्त यहाँ सोचता है कि वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर आया है, वो यहाँ नहीं मर सकता, लेकिन तभी की स्टैचू उसे बीच में से ही काट देती है। अब यहाँ जिन्हू सोचता है कि हमने क्या गलती कर दी, ऐसा क्या था जो हमने नहीं किया। तभी जिन्हू सभी मूर्तियों को ध्यान से देखता है तो पाता है कि कुछ मूर्तियों के हाथ में वेपन्स हैं, लेकिन वहीं कुछ मूर्तियों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ये देखकर जिन्हू समझ जाता है, इसीलिए वो सभी लोगों को एक एक मूर्तियों के पास जाने को कहता है जिनके हाथों में मैजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। अब जैसे ही एक एक कर सभी लोग उन मूर्तियों के पास जाना चालू करते हैं, तभी वो मूर्तियां गाना बजाना चालू करती हैं। यहाँ जिन्हू मिस जूही को एक स्टैचू जिसके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पास छोड़कर भाग जाता है, लेकिन वो गॉड उसके ही पीछे लग जाता है। अब जिन्हू को आखिरी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति दिख रही थी और वो उसकी तरफ ही भाग रहा था, लेकिन वो गॉड उसके ही पीछे था। जिन्हू उस गॉड से बचने के लिए किसी गलत मूर्ति के सामने चला जाता है, तभी वो गलत मूर्ति उस पर ही अटैक कर देती है, लेकिन फिर जिन्हू घसीटते घसीटते उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो गॉड जिन्हू को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश करता है और वो उसे दबा ही देता है। लेकिन तब तक जिन्हू उस मूर्ति के सामने पहुंच चुका था और वो गाना गाना चालू करती है। अब इन सभी के म्यूजिक को सुनकर वो गॉड अपनी सीट पर जाकर शांति से बैठ जाता है। तभी मिस जूही जिन्हू के पास आती हैं और देखती हैं कि जिन्हू का एक पैर कट चुका है, जिसके बाद वो जिन्हू को अपने मैजिक से हील करने लगती हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। अब इन्हें समझ में नहीं आता कि आगे करना क्या है। तभी सारे लोग इनके लीडर मिस सॉन्ग को गिल्टी मानने लगते हैं और सभी लोग उनके ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं, लेकिन तभी रूम के एकदम सेंटर में एक प्लेटफॉर्म जैसी चीज ऊपर आती है। अब ये देखकर जिन्हू थोड़ा सोचता है और वो समझता है कि इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से गॉड को हमेशा एक बलि चढ़ानी पड़ती है। अब क्योंकि मिस्टर किम यहाँ पर अपने लीडर को ही गिल्टी मानता था, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड की नोक पर बोलता है कि आप ही जाओगे अपना सैक्रिफाइस देने, क्योंकि आपकी वजह से ही हम यहाँ पर फंसे हैं। और वहीं मिस्टर सॉन्ग भी खुद को ही गिल्टी मानते थे, इसलिए बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो सीधा सीधा उस घेरे में चले जाते हैं और उनके वहाँ जाते ही अचानक से एक फायर जलने लगती है। अब जिन्हू वहाँ दो बाकी हंटर्स की मदद लेकर खड़ा होता है और उनसे बोलता है कि मुझे भी उस ऑल्टर के अंदर लेकर चलो। अब जैसे ही तीनों एंटर करते हैं तो वहाँ पर 3 फ्लेम्स और जलने लग जाती हैं। जिन्हू समझ जाता है कि सभी लोगों को यहाँ पर मौजूद होना होगा, इन
की आखिरी रूल को पूरा करने के लिए। अब जिन्हू अपने लीडर से पूछता है क्या कोई हमें बचाने आएगा। मिस्टर सोंग बोलते हैं इस डंजन को खुले हुए 7 दिन हो चुके हैं, पक्का वो लोग कुछ न कुछ कर रहे होंगे और अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो यहाँ से ये मॉन्स्टर असली दुनिया में चला जाएगा। अब हमें यह समझाया जाता है कि डेंजल खुलने के बाद एक टाइम लिमिट के अंदर हमें मॉन्स्टर के बॉस को मारकर वापस बाहर आना होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो मॉन्स्टर असली दुनिया में आ जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में जिन्हा को देखते हैं जो कि अपनी मदर से मिलने आई होती है। अब यहाँ जिन्हू बाकी लोगों को भी उस घेरे के अंदर बुला लेता है, जिसके बाद यहाँ पर सारी फ्लेम्स जलने लग जाती हैं। लेकिन तभी उस घेरे के बाद एक और घेरे के अंदर ब्लू कलर्स की सारी फ्लेम जलने लग जाती हैं, जिसके बाद यहाँ पर जितने भी वेपन वाले स्टैचू थे सारे हिलने लग जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही जिन्हू एक स्टैचू को घूर कर देखता है वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, जिसके बाद जिन्हू सबसे कहता है सभी लोग अपनी नजरें इन स्टैचूज के ऊपर ही रखना, तभी ये हिलेंगे नहीं। ये बिल्कुल हमारे उस बचपन की गेम की तरह है जिसके अंदर हम अगर किसी को देखते थे तो वो हिलता नहीं था। अब यहाँ इतना जख्मी होने के बावजूद जिन्हू इतना अच्छा काम कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर जिस लड़की ने उसे पकड़ रखा था वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है और वो यहाँ से निकल भी जाती है। लेकिन वो सारे स्टैचू अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर वो दूसरा बंदा जिसने जिन्हू को पकड़ रहा था वो जिन्हू को फेंक कर यहाँ से चला जाता है और वो भी गेट से निकल जाता है। अब मिस्टर सोंग जिन्हू से बोलते हैं क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। जिन्हू बोलता है हमें बस इन्हें ऐसे ही देखते रहना है और फिर जैसे जैसे ये फ्लेम्स बुझने लगेंगी ये सारे स्टैचू अपनी जगह पर रुक जाएंगे। मिस्टर किम रोते रोते जिन्हू की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं लेकिन मुझे माफ करना जिन्हू, बाहर मेरी फैमिली है और मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। और ऐसा बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। अब जिन्हू मिस्टर सोंग और जूही को भी यहाँ से जाने के लिए कहता है कि वो अपनी जान यहाँ पर ना दें, वैसे भी मैं जख्मी हूँ, मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ। लेकिन मिस्टर जूही इसके लिए साफ साफ मना कर देती हैं और वहीं बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। अभी जिन्हू मिस्टर सोंग से कहता है और मिस्टर सोंग जूही को बेहोश कर देते हैं और उसको उठाकर यहाँ से चले जाते हैं। अब जिन्हू ही यहाँ पर सिर्फ अकेला बचा था, तभी वो मिस्टर किम की स्वॉर्ड को उठा लेता है और उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो एक एक कर जिन्हू को बहुत मारने लगते हैं और जिन्हू का एक हाथ भी काट देते हैं। वो अपने बड़े वेपन से जिन्हू पर काफी सारे अटैक करते हैं। तभी जिन्हू अपनी फैमिली को ही याद करता है और वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता, लेकिन उसे पता है कि वो जिंदा यहाँ पर नहीं बचेगा। अब वो सारी स्टैचू जिन्हू को बहुत ज्यादा मारते हैं और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। उसका एक पैर और उसका एक हाथ भी कट चुका होता है। अब वो स्टैचू जिन्हू को उठाकर उस पिलर के ऊपर ही फेंक देती हैं और जिन्हू का सारा ब्लड उस पिलर के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। अब एक स्टैचू अपना आखिरी अटैक जिन्हू पर करने वाला था क्योंकि उसके बाद जिन्हू मर जाता, लेकिन तभी जिन्हू की आंखों के सामने एकदम ब्लैंक हो जाता है और उसके सामने एक स्क्रीन आती है और उस पर लिखा होता है कांग्रेचुलेशन यू आर अवेकन, यू आर सोलो प्लेयर। और उसको किसी गेम की तरह यस या नो का ऑप्शन मिलता है और अचानक से उस स्क्रीन को देखकर जिन्हू एकदम हैरान हो जाता है। तभी उस स्क्रीन पर दोबारा से कुछ लिखा आता है कांग्रेचुलेशन, आप एक प्लेयर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, आप में वो सारी क्वालिफिकेशन है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा वरना तो आप 0.02 सेकंड में मर जाओगे। जिन्हू सोचता है इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर जैसे ही जिन्हू यस पे क्लिक करता है काफी तेज की एक रोशनी चमकने लगती है और अब जैसे ही जिन्हू की आँख खुलती है वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और बोलता है आखिर ये सब क्या था, क्या मैं कोई सपना देख रहा था। तभी उसके रूम में 2 ब्लैक सूट वाले लोग आते हैं जो कि असल में हंटर एसोसिएशन से थे। अब जिन्हू को पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में पिछले 3 दिनों से है। अब जिन्हू उन दोनों से पूछता है क्या मिस जूही और मिस सोंग ठीक है। हाँ वो दोनों ठीक है, लेकिन मिस्टर सोंग का एक हाथ चला गया है इसीलिए वो शायद रिटायर हो जाएंगे और मिस जूही काफी ज्यादा डरी हुई है तो शायद वो अब आगे काम ना करे। अब हमें पता चलता है कि उस डबल डेंजन से सिर्फ 6 ही लोग बाहर निकल पाए थे। अब इनमें से एक बोलता है इस प्रकार के डबल डेंजन बहुत कम ही अपीयर होते हैं, जो लोग बच गए थे उनकी बात सुनने के बाद हमने व्हाइट टाइगर गिल्ड को वहाँ पर भेजा और उन लोगों को सिर्फ तुम ही वहाँ पर मिले और जिन स्टैचूज की वहाँ बात करी गई थी उनमें से वहाँ पर कुछ नहीं था। और ये सुनकर जिन्हू एकदम शॉक हो जाता है। तब ये दोबारा बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने जो भी कहा था उसमें से वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन उस डबल डेंजन से सिर्फ तुम जिंदा बच गए, इसका मतलब तुम्हारा डबल अवेकन हुआ है, तुम्हें दोबारा से पावर्स मिली है। ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी हंटर का डबल अवेकन हुआ हो, लेकिन जब किसी प्लेयर को दोबारा से पावर मिलती है तो वो सीधा ए से एस में या बी से सीधा एस रैंक में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये लोग जिन्हू का पावर लेवल चेक करने के लिए एक मीटर भी लाए थे। अब जैसे ही जिन्हू उस पर अपना हाथ रखता है तो हम देखते हैं कि जिन्हू का पावर लेवल सिर्फ 10 ही दिखाता है, यानी कि बहुत कम। रिजल्ट देखकर ये हंटर्स मनी मन सोचते हैं नॉर्मल हंटर्स का भी पावर लेवल तो 70 होता है, इसका तो 10 है बहुत बेकार। और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब उन दोनों के जाते ही अचानक से जिन्हू के सामने वापस से वो स्क्रीन आ जाती है। अभी जिन्हू नोटिस करता है कि उसका कटा हुआ पैर वापस से आ चुका है और उसकी पूरी बॉडी अच्छी तरीके से हील हो चुकी है। जिन्हू सोचता है क्या मुझे इसके बारे में उन लोगों को बताना चाहिए था। तभी अचानक से उसकी बहन जिना यहाँ पर आ जाती है और वो जिन्हू से बोलती है तुम दोबारा से चोट लगा के आ गए, अगर तुम दोबारा से ऐसा करोगे और बात
नहीं मानोगी तो मैं भी कॉलेज छोड़ दूंगी। अब जिन्हू अपनी बहन को अपने सामने देखता है और सोचता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि जिना मेरे सामने है और मुझे डांट रही है। ये सब मुझे अभी भी एक सपना लग रहा है। अब जिन्हू अपनी बहन से पूछता है जिना क्या तुम इस नोटिस बोर्ड को देख सकती हो? क्या तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब जिन्हू को समझ में आता है कि ये सिर्फ जिन्हू ही देख सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। अब जिन्हू अपने मैसेज बॉक्स को खोलता है और देखता है कि उसको एक प्लेयर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन लिखा है और साथ ही उसके डेली क्वेस्ट में लिखा हुआ था कि उसे फॉर्मर टेबल प्लेयर बनने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद जिना अपनी दोस्त के साथ यहाँ से चली जाती है। तभी जिन्हू के सामने एक और बॉक्स आता है जिसमें लिखा हुआ था कि ये सिस्टम आपको एक प्लेयर बनने में पूरी मदद करेगा और अगर किसी वजह से आप इसको पूरा नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी भी मिलेगी। और तभी जिन्हू को एक रिवॉर्ड रिसीव होता है। अब जिन्हू अपने डेली क्वेस्ट को खोलता है तो उसे 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर रनिंग करनी थी, वो भी डेली। और अगर जिन्हू इसे करने में असफल रहता है तो उसे पेनल्टी भी भुगतनी पड़ेगी। ये सब देखकर जिन्हू सोचता है अभी मैं थोड़ा सो लेता हूँ, उसके बाद सोचेंगे ये सब। अब यहाँ टाइमर स्टार्ट हो जाता है लेकिन जिन्हू सोने लग जाता है। जिन्हू के पास बार बार पेनल्टी का नोटिस आने लगता है लेकिन जिन्हू बस सोता ही रहता है। तभी जिन्हू के पास एक फाइनल नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ था आप अपने डेली क्वेस्ट को करने में असफल रहे हैं, अब आपको एक पेनल्टी देनी होगी। उसके साथ ही जिन्हू का रूह पूरी तरह से कांपने लगता है। जिन्हू की आँख खुल जाती है और वो पाता है कि वो अचानक से रेगिस्तान में पहुंच चुका है। जिन्हू इस सब को एक सपना समझ रहा था लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक बहुत बड़ा सैनिपीड आ जाता है। अब यहाँ लिखा हुआ था कि ये जिन्हू की एक पेनल्टी है और डेली क्वेस्ट के बदले अब उसे 4 घंटे इस सैनिपीड से बचना होगा। अब जिन्हू अपनी जान बचाने के लिए उस सैनिपीड से भागता रहता है और उस सैनिपीड भी जिन्हू के पीछे लग जाता है। अब 4 घंटे खत्म होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे लेकिन वो सैनिपीड काफी तेजी से जिन्हू के पास पहुंच चुका था। जिन्हू भी काफी ज्यादा थक चुका था और वो सैनिपीड बस उसे मारने ही वाला था लेकिन तभी उसकी पेनल्टी पूरी हो जाती है और जिन्हू रेगिस्तान से सीधा अपने हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है लेकिन वो काफी थके होने के कारण वही बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आकर जिन्हू को ऐसी हालत में देखती है। अब अगले दिन से जिन्हू अपने डेली क्वेस्ट को हमेशा पूरा करता है। वो 100 पुशअप्स लगाता है और हॉस्पिटल का पूरा चक्कर मारता है और 10 किलोमीटर तक भागता है। हॉस्पिटल की सारी नर्सेस भी जिन्हू को रनिंग करते हुए देखती हैं। अब यहाँ मिस जूही को पता लगता है कि जिन्हू को होश आ चुका है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में बुग्गे लेकर जाती है। लेकिन यहाँ वो हर नर्स के मुंह से जिन्हू का ही नाम सुनती है, जिसके बाद वो जिन्हू को बाहर रनिंग करते हुए देखती है। अब यहाँ जिन्हू बोलता है मुझे 4 दिन हो चुके हैं जब मुझे होश आया और यहाँ मेरे साथ कुछ अजीब चीजें हैं, जैसे कि पहली एक स्क्रीन जो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। अब यहाँ जिन्हू के आज का डेली क्वेस्ट पूरी तरह से पूरा हो चुका था और इसीलिए जिन्हू को एक रिवॉर्ड मिलता है और रिवॉर्ड में उसे स्टेटस रिकवरी की एबिलिटी मिलती है और जिन्हू जैसे ही उसे एक्सेप्ट करता है उसकी बॉडी अचानक से पूरी तरह से हील हो जाती है और जिन्हू बोलता है और इसके अलावा भी मेरे पास एक रैंडम बॉक्स आइटम है जिससे आप अपने स्टेट को बढ़ा सकते हैं और जैसे ही मैं अपने स्टेट बढ़ाऊंगा मेरा लेवल भी बढ़ जाएगा और मेरी स्ट्रेंथ भी, और इन सब की वजह से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। लेकिन यह स्टेट, आइटम, स्किल्स, इन्वेंट्री ये सब बिल्कुल एक गेम की तरह है, जैसे कोई मुझे पीछे से कंट्रोल कर रहा हो। अब इसके बाद जिन्हू अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। तभी हमें उसके 4 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ एक दिन अचानक से ही जिन्हू की माँ बेहोश हो जाती है और फिर कभी होश में नहीं आती। जब जिन्हू जिन्हा के साथ हॉस्पिटल में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ कोमा में जा चुकी है, जिसके बाद जिन्हू वर्कर्स का काम करता है। लेकिन तब एक दिन वो हंटर बनने की सोचता है और वो अपनी बहन को भी इसके बारे में बताता है। अब इसके बाद जिन्हू हॉस्पिटल स्टाफ से परमिशन लेकर बाहर जाता है। अब जिन्हू एक जगह खड़ा होकर एक चाबी को बाहर निकालता है और बोलता है देखते हैं इससे क्या होता है। ये की मुझे एक बार रिवॉर्ड में मिली थी और हमें पता चलता है कि इस की का नाम डेंजन की है, जिससे एक डेंजन अपीयर होगा। अब जिन्हू सोचता है कहीं ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है इसके पीछे कहीं मेरा डबल अवेकन तो नहीं है ना। दुनिया के सबसे वीक हंटर का डबल अवेकन, कोई ये सुनेगा तो हंसने लगेगा। लेकिन जो भी हो, अगर डेंजन के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं भाग जाऊंगा। अब जिन्हू के उस चाबी के लगाते ही उसके सामने एक डेंजन खुल जाती है। अब जिन्हू जैसे ही डेंजन के अंदर जाता है उस डेंजन के डोर खुद ही लॉक हो जाते हैं। लेकिन जिन्हू देखता है कि आसपास के लोग वहां से आर पार हो पा रहे हैं और यानी इसका मतलब ये था कि इस डेंजन को भी सिर्फ जिन्हू ही अकेला देख सकता है। अब जिन्हू परेशान होने लगता है क्योंकि अब वो इधर से बाहर भी नहीं जा सकता था। तभी उसके सामने एक नोटिस आता है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, आपको यहाँ पर बॉस को हराना है और हर स्टोन को कलेक्ट करना है। ये देखकर जिन्हू एकदम हैरान हो जाता है और सोचता है भाई मैं एक ई रैंक हंटर हूँ जो कि एक ई रैंक की डेंजन में भी खुद को चोट पहुंचा लेता है, एक गोब्लिन को भी मैं सही से नहीं मार सकता और आज मुझे अकेले ही बिना पार्टी के इस डेंजन को क्लियर करना है। अब डरते डरते ही जिन्हू अंदर जाने लगता है। तभी उसको काफी ज्यादा गंद आने लगती है। अब डेंजन के अंदर आते ही जिन्हू को 3 गॉब्लिन मिलते हैं जो कि सीधा जिन्हू पर अटैक कर देते हैं। जिन्हू उनसे बचने लगता है। फिर जिन्हू अपने वेपन से उसमें से एक गॉब्लिन को मार देता है और इसके बाद एक एक कर वो सभी गॉब्लिन्स को मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पर रेड वुल्फ आ जाता है और जब जिन्हू उस पर अटैक करता है तो उसका चाकू ही टूट जाता है। उसको देखकर जिन्हू काफी ज्यादा डर जाता है
है और सोचता है उस गोबलिन से भी मुझे चोट लग गई थी, इसे तो मैं अकेले हरा ही नहीं सकता, मैं नहीं जीत सकता। और आखिर मेरा पैर क्यों नहीं हिल रहा? क्या ये इसकी वजह से है? नहीं, ये पिछली बार की वजह से है। और हम देखते हैं कि जिन्हों पूरी तरह से कांप रहा होता है, तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन पहले अटैक को जैसे तैसे कर जिन्हों डॉज कर लेता है। जिन्हों सोचता है मेरे साथ तो कोई हीलर भी नहीं है, अगर मुझे चोट लग गई तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। अब यहाँ उस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है उस गोबलिन से भी मुझे चोट लग गई थी, इसे तो मैं अकेले हरा ही नहीं सकता, मैं नहीं जीत सकता। और आखिर मेरा पैर क्यों नहीं हिल रहा? क्या ये इसकी वजह से है? नहीं, ये पिछली बार की वजह से है। और हम देखते हैं कि जिन्हों पूरी तरह से कांप रहा होता है, तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन पहले अटैक को जैसे तैसे कर जिन्हों डॉज कर लेता है। जिन्हों सोचता है मेरे साथ तो कोई हीलर भी नहीं है, अगर मुझे चोट लग गई तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। अब जैसे तैसे कर जिन्हों उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है, तभी जिन्हों रियलाइज करता है कि वो काफी हल्का हो चुका है। उसे अपनी पूरी बॉडी में एक पावर फील होने लगती है। जिन्हों सोचता है क्या ये मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से है? तभी वो मॉन्स्टर जिन्हों पर अटैक करता है, लेकिन जिन्हों अपने एक पंच को उस पर लैंड कर देता है। अब जिन्हों को रियलाइज होता है कि पहले से वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जिसके बाद जिन्हों उस पर काफी सारे पंच करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी जिन्हों से काफी ज्यादा ताकतवर था। जिन्हों रियलाइज करता है नॉर्मल अटैक्स तो इस पे काम भी नहीं करेंगे, लेकिन शायद मैं ताकतवर हो चुका हूँ। इसके बाद वो मॉन्स्टर लगातार जिन्हों पर अटैक करने लग जाता है। जिन्हों उससे डिस्टेंस बनाता है और बार बार उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी जिन्हों से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। और आखिरकार वो मॉन्स्टर जिन्हों को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। जिन्हों सोचता है आखिर मैं क्या करूँ, इससे लड़ने के लिए मेरे पास कोई मैजिकल वेपन भी नहीं है। लेकिन रुको नहीं, एक मिनट। इसके बाद जिन्हों अपनी इन्वेंट्री खोलता है और उसके अंदर से उस स्वॉर्ड को निकालता है। और ये स्वॉर्ड मिस्टर कीम की थी, जो डबल डंजन में वो छोड़ गए थे। अब जिन्हों उस स्वॉर्ड के साथ उस रेड वुल्फ पर अटैक करता है और बस एक ही अटैक में उसे ढेर कर देता है। और उसको मारते ही जिन्हों का लेवल बढ़ जाता है। जिन्हों बोलता है मिस्टर कीम की ये स्वॉर्ड तो काफी कमाल की है। अब जिन्हों देखता है कि वो अपनी इन्वेंट्री में कुछ भी रख सकता है, लेकिन तभी यहाँ पर दो और रेड वुल्फ आ जाते हैं। लेकिन अब वो उस स्वॉर्ड के साथ उन दोनों से लड़ने के लिए भी तैयार था। अब जिन्हों जैसे ही अपना पहला अटैक करता है, वो वुल्फ उसकी तलवार को ही पकड़ लेता है। लेकिन जिन्हों अपनी पावर के साथ उस मॉन्स्टर को बीच में से ही चीर देता है। और इसके साथ ही जिन्हों रियलाइज करता है कि ये मॉन्स्टर उस स्टैचू वाले मॉन्स्टर के सामने कुछ नहीं है। और उस मॉन्स्टर को मारते ही जिन्हों का दोबारा से लेवल अप हो जाता है। अब जिन्हों नोटिस करता है कि डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने से उसको 3 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन वहीं वो मॉन्स्टर को मारता है तो उसे 5 पॉइंट मिलते हैं। अब जिन्हों सोचता है कि इनको मारता हूँ तो मुझे काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं और ये मेरी रियल लाइफ में कितने काम के होंगे। और अभी इस वक्त मेरी स्ट्रेंथ का पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब उन दोनों मॉन्स्टर को मारने के बाद जिन्हों नोटिस करता है कि उसे कोई भी आइटम नहीं मिला है, जबकि रियल वर्ल्ड के मॉन्स्टर को मारते ही कोई ना कोई आइटम जरूर मिलता है। तभी जिन्हों को इस मॉन्स्टर के पास से आइटम के नाम पे एक मैजिकल फैंग मिलता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जिन्हों के इस सिस्टम में जिन्हों के पास एक सेल स्टोर भी है, जहाँ पर वो परचेज भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। अब जिन्हों कुछ परचेज करता है, लेकिन उसके लेवल कम होने की वजह से वो परचेज नहीं कर पाता, जिसके बाद वो उस फैंग को सेल करता है, जिसके बदले उसे 20 गोल्ड मिलते हैं। जिन्हों सोचता है आखिर ये कैश में कितने होते हैं और ये डंजन पक्का ई रैंक होगा, तभी ये मॉन्स्टर इतने कमजोर हैं। अब जिन्हों सोचता है आखिर अब मैं क्या करूँ, जब तक मैं बॉस को नहीं हराऊंगा मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अगर मेरे पास रिटर्न क्रिस्टल होता तो मैं बाहर जा सकता था, लेकिन पता नहीं बॉस कब आएगा और अब तो मेरा खाना भी खत्म हो रहा है। लेकिन भले ही ये डंजन ई रैंक हो और इसका बॉस भी ई रैंक हो, लेकिन तब भी मैं उसे नहीं हरा सकता। पर शायद अगर मैं थोड़ा और लेवल अप करूँ तो शायद मैं उसे हरा सकूँ। अब जिन्हों आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक रेड वुल्फ का पूरा झुंड आ जाता है। लेकिन हमारा जिन्हों भी उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था और वो एक एक कर उन पर अटैक करता जाता है। और जैसे जैसे उसने मॉन्स्टर्स को मारा था वैसे वैसे उसका लेवल भी अप हो गया है। जिन्हों सोचता है मैं आज यहाँ नहीं मर सकता, अगर मैं यहाँ मर गया तो बाहर मेरी फैमिली रोड पे आ जाएगी। और जिन्हों एक एक कर उन सभी रेड वुल्फ को मार देता है। अब उनको मारकर जैसे ही जिन्हों थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने दोबारा से एक रेड वुल्फ का बड़ा सा झुंड आ जाता है। लेकिन जिन्हों उनसे भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था और वो एक एक कर उन सबको काटता रहता है। अब यहाँ जिन्हों बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो गया था, वो नॉन स्टॉप मारता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। जिन्हों को यहाँ पर काफी सारे टाइटल्स भी मिलते हैं। जिन्हों देखता है कि जैसे जैसे उन्हें सबको मारा है वैसे ही उसकी तलवार भी कटने लगी है। जिन्हों सोचता है ये चाहे हथियार कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद अब ये बिल्कुल काम का नहीं रहा। एक टाइम था जब मैं एक सस्ते से चाकू को लेकर बॉस से लड़ने जाता था, जहाँ मैं उससे हंटिंग तो कर पाता था, लेकिन बॉस से लड़ते वक्त वो हमेशा ही टूट जाता था। और लास्ट टाइम मैंने 3 क्रिस्टल को जमा किया, जिसके बाद मैं कभी अंत तक नहीं लड़ पाया और किसी नए वेपन को भी नहीं ले पाया। इसके बाद सुंग उस स्वॉर्ड का शुक्रिया करता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सभी रेड वुल्फ को मार चुका है। अब यहाँ इन्वेंट्री में जिन्हों के पास काफी सारे फैंक्स और काफी सारे कपड़े भी थे और इन सभी के साथ में उसके हाथ में अब टेलीपोर्टेशन स्टोन भी था। अब जिन्हों उस स्टोन को लेता है और सोचता है क्या मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं। नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। शायद मुझे कभी ऐसा चांस ना मिले जहाँ मैं अपना लेवल अप कर सकूं, और क्या पता अगर मैंने इसे अभी यूज कर लिया तो ये गायब हो जाए और कभी मेरे को जरूरत पड़ी तो मेरे पास ना हो। अब जिन्हों थोड़ा
कंफ्यूज था, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो आगे जाएगा, जिसके बाद वो अपने स्टोन को रखता है और आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ में जूही को एसोसिएशन से कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि एक डेंजन ब्रेक हो चुका है, जिसमें से काफी सारे मॉन्स्टर निकल कर तबाही मचा रहे हैं। ये सुनकर जूही खुद को ही दोषी मानती है, क्योंकि उसने राइड में जाने से मना कर दिया था और इसीलिए शायद वो खुद को ही इसके लिए कहीं ना कहीं गिल्टी मानती है। अब यहाँ एसोसिएशन वाले कहते हैं कि हमें यहाँ पर एक हीलर की जरूरत है, तो आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। अब यहाँ हम कुछ वुल्फ से हटकर कुछ अलग मॉन्स्टर्स को भी देखते हैं, जो कि पैंथर या मंकी जैसे दिख रहे थे। लेवल अप होने के कारण जिन्हू की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बूस्ट हो चुकी थी। इसके कारण ही वो सबको मार पा रहा था। उन सबको मारते मारते जिन्हू सोचता है ये सभी एक के बाद एक आते जा रहे हैं, ये किसी गेम की तरह लग रहा है। अब जिन्हू यहाँ पर सोचता है कि ये सभी किसी पैटर्न के हिसाब से आ रहे हैं, अगर एक बार मैं पैटर्न को समझ लूँ तो मैं बॉस तक पहुँच जाऊंगा। तभी उसके ऊपर दो मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्हू उन दोनों मॉन्स्टर्स को अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। लेकिन तभी अचानक से एक रेड वुल्फ दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्हू उसको भी मार देता है, जिसके बाद जिन्हू उनका पैटर्न समझ जाता है। जिन्हू यहाँ नोटिस करता है कि इन मॉन्स्टर्स के नामों के कलर के हिसाब से ताकतवर या कमजोर हैं। अब जिसका व्हाइट कलर में नाम लिखा है वो बहुत कमजोर, जिसका संतरी में वो थोड़ा ताकतवर और जिसका रेड में वो बहुत ज्यादा पावरफुल। अब जिन्हू को नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी मिलती है। जिन्हू सोचता है मुझे नहीं पता नीचे कितना खतरनाक मॉन्स्टर मेरा वेट कर रहा है। अब जिन्हू का लेवल 15 हो चुका था, लेकिन उसकी स्वॉर्ड भी टूटने वाली थी, पर इसके बावजूद जिन्हू नीचे जाता है। अब जैसे ही जिन्हू नीचे जाता है उसे काफी तेज की गंध आने लगती है। तभी अचानक से एक पूछ जैसी चीज उस पर अटैक करती है। उस अटैक से जिन्हू काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और साथ में ही उसका स्वॉर्ड भी टूट जाता है। यहाँ जिन्हू को एक स्नेक टाइप का मॉन्स्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम ऑरेंज कलर में लिखा हुआ था। जिन्हू बोलता है मुझे लगा था कि मैंने लेवल अप किया है, लेकिन तुम्हारा नाम तो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, तो क्या तुम ही इस डेंजन के बॉस हो? जिन्हू उस टूटी तलवार को लेकर खड़ा होता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इस स्नेक टाइप मॉन्स्टर का नाम था ब्लू वेनम फैंग कसाका, और यही इस डेंजन का बॉस है। कसाका के आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिस वजह से जिन्हू की इतनी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड भी टूट गई। अब जिन्हू उस पर अटैक कर उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन कसाका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो जिन्हू को खुद को टच नहीं करने देता और पटक पटक के बहुत मारता है। लेकिन अब जिन्हू भी यहाँ पर पहला वाला जिन्हू नहीं रहा। वो सोचता है कि वो यहाँ से पीछे नहीं हट सकता, वो ऐसे नहीं जी सकता जिस तरह से वो अब तक जीता आया है। वो अब और वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर नहीं रह सकता। यहाँ जिन्हू मिस्टर सॉन्ग की बातों को याद करता है। सॉन्ग ने कहा था कि तुम और इस टाइटल के साथ नहीं रह सकते, तुम्हें दूसरों को गलत साबित करना होगा। अब यहाँ जिन्हू दोबारा से उससे लड़ना चालू करता है और वो रियलाइज करता है कि वो गॉड और इसमें काफी ज्यादा फर्क है, जिसके बाद जिन्हू खुद ही मोटिवेट हो जाता है और वो कसाका से लड़ने लगता है। तभी जिन्हू में एक अलग सा ऑरा आता है और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड को दूर फेंक कर कसाका का ध्यान बटाता है और उसे गले पर चिपक जाता है। जिन्हू को खुद पर इतना भरोसा हो चुका था कि वो ये मान लेता है कि वो अपने खुद के हाथों से इसके आर्मर को तोड़कर इसके गले को तोड़ सकता है। और अब जिन्हू काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, जिसके सामने कसाका नहीं टिक पाया और एंड दी एंड जिन्हू जीत जाता है और कसाका मर जाता है। कसाका के मरते ही जिन्हू का लेवल अप होता है और उसे एक रिवॉर्ड मिलता है, और ये रिवॉर्ड था एक डैगर जो कि हड्डियों से बना हुआ था। और ये डैगर सी रैंक होता है और इसके अटैक करने के बाद अपोनेंट हिल नहीं सकता कुछ देर तक। अब क्योंकि जिन्हू ने बॉस को हरा दिया है तो ये स्टेशन अपने असली रूप में आ जाता है। अब जिन्हू स्टेशन से बाहर आता है तभी यहाँ पर एक गार्ड होता है। पहले तो वो जिन्हू को नहीं पहचानता, उसके बाद वो जिन्हू की रिस्पेक्ट करता है और उससे बोलता है अच्छा तो आप यहाँ से आए हैं, चलो हमारे साथ चलो। ज्यादातर तो मॉन्स्टर को हरा दिया गया है, लेकिन अकेला बॉस बचा है। ये सब सुनकर जिन्हू समझ जाता है कि लगता है यहाँ पर दोबारा से एक डेंजन ब्रेक हुआ है। तभी जिन्हू को रियलाइज होता है कि वो बॉस काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ दूसरी तरफ हम उसी बॉस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और कुछ लोकल हंटर उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि इस मॉन्स्टर के आसपास एक शील्ड टाइप बना था जिसको ये लोग पार भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ मिस जूही को भी देखते हैं, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई है उस गॉड के हादसे के बाद। अब जिन्हू ये देखकर समझ जाता है और वो रियलाइज करता है कि ये बॉस उस वाले बॉस से कमजोर है जिससे जिन्हू बस अभी अभी लड़कर आया है। जिसके बाद जिन्हू उसी टूटी स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक करता है और काफी दूर से अपनी पूरी जान लगाकर उस स्वॉर्ड को फेंकता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का आर्मर टूट जाता है। जिसके बाद सभी लोकल हंटर्स उस पर अटैक करते हैं और उस बॉस को हरा देते हैं। अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उन लोगों ने मॉन्स्टर को बॉस को हरा दिया, लेकिन यहाँ पर एक बंदा वो रियलाइज करता है कि हम इससे काफी देर से लड़ रहे थे, लेकिन कुछ उड़ती हुई चीज आई जिसके बाद हम इसे हरा पाए। वो देखता है कि यहाँ पर एक स्वॉर्ड है, जिसके बाद वो गार्ड से पूछता है हे, क्या तुमने यहाँ पर किसी को देखा? गार्ड बताता है कि अभी अभी यहाँ पर एक लड़का था, और ये सुनकर ये बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने एक सिंगल ब्लो में ही उसे हरा दिया। यहाँ जिन वो जा रहा होता है और सोचता है मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने उसे बस एक सिंगल ब्लो में ही हरा दिया, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना कमजोर होगा। लेकिन फिर वो समझता है कि वो लोग काफी देर से उससे लड़ रहे थे, इसलिए शायद वो बॉस कमजोर हो गया होगा और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन मिस जूही ने उसे देख लिया था। और अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी नर्सें जिन्हू की ही बात कर रही थी, और यहाँ जिन्हू अपने रूम में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी एक नर्स रूम में
आती है और जिन्हू को ऐसा देखकर शर्मा जाती है और हम देखते हैं कि उसकी ट्रेनिंग की वजह से जिन्हू की बॉडी काफी अच्छी बन चुकी है। जिन्हू यहाँ से डिस्चार्ज होकर चला जाता है। अब अगले सीन में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर का इंटरव्यू ले रही होती है। रिपोर्टर बोलती है, हमारी कंट्री में अब बस 7 एस रैंक हंटर्स ही बचे हैं और आप उनमें से एक हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक हंटर की लाइफ कैसी होती है? एक हंटर की डेली लाइफ हमेशा ट्रेनिंग के बेस पे चलती है। हम हमेशा खुद की ट्रेनिंग करते हैं और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। हमें कॉम्बैट स्किल्स को भी सीखना पड़ता है और डेंजन के एनवायरनमेंट को भी समझना पड़ता है। और ये सब कुछ टीवी पर जिन्हा देख रही होती है। वो स्कूल के लिए लेट हो रही होती है, तभी वो जिन्हू को आवाज देकर बुलाती है और जिन्हू आ जाता है। जिन्हा देखती है कि उसके भाई की बॉडी बन चुकी है और इसलिए अपने भाई से पूछती है, क्या तुमने ट्रेनिंग करी है? जिन्हू बोलता है, हाँ थोड़ी बहुत। जिन्हा बोलती है, देखो तुम मुझसे लंबे भी हो चुके हो, अब तो तुम मेरे बड़े भाई लगते हो बिल्कुल। इसके बाद जिन्हा यहाँ से जाने लगती है, तब जिन्हू उसको अम्ब्रेला देकर यहाँ से भेज देता है। अब यहाँ जिन्हू अपने रूम में आता है और डेली रूटीन को देखने लग जाता है, वो भी अपने सिस्टम में। अब जिन्हू अपनी मसल्स को देखकर बोलता है, ट्रेनिंग की वजह से मैंने काफी सारी मसल गेन करी है, मैं तो एक बॉडी बिल्डर लग रहा हूँ। तभी जिन्हू को उसके मकान मालिक का फोन आता है। वो फोन उठाता है और बोलता है, मुझे माफ करना, मैं काफी दिनों से हॉस्पिटल में था। मालिक बोलता है, तुम्हारा रेंट कहाँ है? जिन्हू बोलता है, मैं उसे जल्दी ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब जिन्हू सोचता है, मुझे नहीं पता मेरा रीअवेकन हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन उस दिन मैं इतने सारे गॉब्लिन्स को काफी आराम से मार पाया था। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन रीअवेकन काफी रेयर चीज है। अब जिन्हू बैठकर काफी सारे पोर्टल्स चेक करने लग जाता है। अब जिन्हू सोचता है, मुझे ज्यादा मनी कमाने के लिए बड़े मिशन में जाना होगा। मेरा रीअवेकन हुआ है, क्या मुझे दोबारा से एग्जामिनेशन करवाना चाहिए? अगर मेरा रैंक थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो मैं पक्का एक अच्छे ग्रेड में जाऊंगा। पर तभी जिन्हू थोड़ा सोचने लग जाता है और बोलता है, लेवल अप होने से हंटर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते रहते हैं और शायद री एग्जामिन के बाद सभी का अटेंशन मेरे ऊपर आ जाएगा और फिर मीडिया मुझे हर तरफ से घेर लेगी। छोड़ो ये सब, कम से कम मैं खुद को प्रोटेक्ट तो कर ही सकता हूँ। तभी वो अपने मोबाइल पर एक डेंजन गेट को देखता है और फिर दौड़कर उस जगह पर पहुँच जाता है। हम देखते हैं कि ये भी एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है। तभी यहाँ पर एक हंटर हयातो यूकियो अपनी टीम के साथ आता है। तभी उसकी टीम का एक बंदा जिन्हू को देखकर बोलता है, अरे ये तो वही वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर है ना। और ये बोलकर वो जिन्हू का मजाक उड़ाने लगता है। तभी इनका लीडर इनसे बोलता है, तुम चुप हो जाओ, और इसके लिए जिन्हू से माफी मांगता है। जिन्हू बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी लोग सही कह रहे हैं, मैं एक हंटर हूँ, क्या इससे कोई प्रॉब्लम? हयातो बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर जाने से पहले हयातो जिन्हू को डिटेल्स बताने लगता है। हयातो बताता है कि ये सी रैंक डेंजन है और इसके अंदर कम से कम 8 मेंबर जा सकते हैं। ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए मैं तुम्हें इसके 2 लाख रुपए दूंगा इन कैश। अब जिन्हू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले अपनी पावर्स की मदद से देखता है कि इनमें से 4 सी रैंक हंटर हैं और 2 डी रैंक हंटर्स हैं। अब जिन्हू इसके अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है और उससे पूछता है, आखिर मुझे क्या करना है? तब वो बताता है, तुम्हें बस हमारे लगेज और हमारे इक्विपमेंट्स उठाने हैं। ये सुनकर जिन्हू बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम बिना हीलर के जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये काफी खतरनाक हो सकता है। हयातो बोलता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें ये भी समझना होगा कि एक अटैक टीम में हीलर का होना काफी बेकार बात है, तुम समझ गए ना? इसके बाद वो जिन्हू को पेन देते हुए उसको कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है, जिसके बाद जिन्हू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसने काफी सारे अच्छे इक्विपमेंट पहने होते हैं और एक डी रैंक का हंटर होता है। जिन्हू उसको देखकर उसके इक्विपमेंट्स की तारीफ करने लगता है। वो बंदा बताता है, मेरा भी पहली टाइम है, मैं भी बस यहाँ पर नंबर्स बढ़ाने के लिए आया। अब वो जिन्हू से पूछता है, क्या तुम पहली बार सी रैंक के अंदर जा रहे हो? जिन्हू बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। अब इसके बाद ये सभी लोग अपना लगेज उठाकर तैयार हो जाते हैं डेंजन के अंदर जाने के लिए। ये बंदा जिन्हू के साथ ही होता है और जिन्हू से बोलता है, क्या बैग भारी है? जिन्हू बोलता है, कोई नहीं, सब ठीक है। अभी लोग डेंजन गेट के सामने पहुँच जाते हैं और वो गेट काफी बड़ा होता है, जिसे देखकर ये बंदा बोलता है, ये पक्का सी रैंक गेट ही है ना, ये तो काफी बड़ा है। जिन्हू बोलता है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली प्रॉब्लम तो अंदर होती है। अब इसके बाद इनके लीडर के कहने पर ये सभी लोग डेंजन के अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई मॉन्स्टर नहीं है और ना ही कोई कीमती चीज है। अब वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ये बंदा जिन्हू से पूछता है एक स्टोन के बारे में। तब जिन्हू उसको उस स्टोन के बारे में बताने लगता है और बोलता है, ये केव स्टोन होता है जो कि केव के काफी अंदर होता है और कुछ स्टोन्स को हम मॉन्स्टर्स को मारकर कलेक्ट करते हैं, वो उनसे अलग होते हैं। अब वो पर्सन इसको याद रखने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तब जिन्हू बोलता है, तुम इसे जल्दी याद कर लोगे। तभी वो सभी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे होल्स होते हैं। तभी बंदा जिन्हू से बोलता है, आप मेरे पीछे ही रहना। तभी जिन्हू उसे चुप रहने के लिए बोलता है और अपनी आंख बंद कर साउंड सुनने लगता है और मॉन्स्टर्स का पता लगाने लगता है और उसे पता चल जाता है और चिल्लाकर बोलता है, ये एक इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर है। सभी सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, कहाँ पर?
जिन्हों ध्यान लगाता है लेकिन सभी लोग काफी ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं। तभी जिन्हों बोलता है हमारे ऊपर। तभी उनमें से एक अपनी फायर की मदद से ऊपर वाले हॉल में एक धमाका करता है और वहाँ पर काफी सारी एंट मॉन्स्टर होते हैं। वो सभी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इनका लीडर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और ये सभी एक एक कर उसको मारने लगते हैं। तभी इनमें से एक अपनी फायर की मदद से उन सबको जला देता है और एंड दी एंड ये सभी उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और यहाँ शील्ड वाला बंदा एक मॉन्स्टर को मारकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जिन्नू की तरफ बढ़ता है। तभी जिन्नू उसे अपने पैर से ही मार देता है और अब ये लोग सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। अब यहाँ ये शील्ड वाला बंदा जिन्नू की तरफ बढ़ता है और उससे बोलता है आपने देखा मैंने एक मॉन्स्टर को मार दिया। जिन्नू बोलता है तुम्हारी स्वॉर्ड और तुम्हारी शील्ड काफी ज्यादा अच्छी है। ये बोलता है वो इसीलिए क्योंकि ये मेरी पहली रेड है, तो मेरे फादर ने मुझे ये गिफ्ट किया है। और वहाँ वो 6 हंटर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जिन्नू को पता नहीं क्यों उनके ऊपर शक होने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर गिल्ड को देखते हैं, जहाँ पर उनका लीडर एक बहुत बड़े पत्थर को काफी आराम से तोड़ देता है। यहाँ जिन्नू उस लड़के के साथ चल रहा होता है और उसको इन 6 पर शक हो रहा होता है, क्योंकि ये लोग बिना हीलर के थे। अब इनमें से कहता है हमें वापस चलना चाहिए। तभी दूसरा कहता है अभी हमने बॉस को नहीं मारा है। तभी इनका लीडर इन्हें रुकने के लिए कहता है और वो बोलता है शायद ये बॉस का रूम है। और वो आगे काफी सारे जालों को देखते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये बॉस का ही रूम है। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं उन सभी जालों को काट कर। अब ये लोग रूम के अंदर आते हैं और यहाँ पर ये लोग काफी सारे मैजिकल स्टोन्स को देखते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा थी और यहाँ पर 100 मिलियन मैजिकल स्टोन थे। अब ये लोग इन मैजिकल स्टोन को बांटने की बात नहीं करते और सोचते हैं कि ये लोग अपनी अटैक टीम को और भी बढ़ाएंगे। तभी जिन्नू के साथ वाला बंदा उससे उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और बोलता है मुझे लो पता है। अब वो उसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर लीडर के पास जाता है और उससे बोलता है एक्सक्यूज मी, कम से कम आपको यहाँ पर 8 बंदे हैं, तो आपको इन सभी स्टोन्स को 8 बंदों में डिवाइड करना चाहिए। लीडर बोलता है तुमने सही कहा, लेकिन इससे पहले हमें डंजन के बॉस को हराना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक काफी बड़ी मकड़ी होती है और वही यहाँ की बॉस होती है। अभी अपने एक मेंबर से इक्विपमेंट मांगने लगता है, लेकिन वो कहता है कि वो गलती से बाहर ही उस इक्विपमेंट को भूल आया है। तभी लीडर बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि उसको संभाल के रखना। तभी ये लड़का पूछता है आखिर क्या हो गया। तभी लीडर बोलता है एक्चुअली इस मॉस को मारने के लिए मैं एक स्पेशल इक्विपमेंट लाया था, लेकिन वो काफी भारी है, लेकिन ये उसे बाहर ही भूल आया है। तो हम में से 2 को यहाँ रुक कर इस पर नजर रखनी होगी, तब तक मैं अपना इक्विपमेंट लेकर आता हूँ। और इसके लिए लीडर जिन्नू और उस लड़के को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। और इनको यहाँ से जाता देखकर जिन्नू को इन पर काफी ज्यादा शक होने लगता है। वो सोचता है कि मैंने सी रैंक के डंजन में काफी बार सरवाइव किया है, लेकिन इनके पास कोई हीलर कैसे नहीं है। और हम देखते हैं कि जैसे ये 6 जने बाहर आते हैं, इनका लीडर इनको ऑर्डर देता है और ये उसके इशारे पर उस डंजन के गेट को बंद कर देते हैं। और जिन्नू के साथ वो लड़का उस बॉस रूम में ही फंस जाते हैं। और तब जिन्नू सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये वही लोग हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सॉन्ग ने एक बार जिन्नू को बताया था ये हंटर का काम काफी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी काफी ज्यादा क्राइम करते हैं। पोर्टल वाली दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उस दुनिया को हम अच्छे से नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग वहाँ जाकर सारे कैमरे को हटा देते हैं और अपने ही साथियों को मार देते हैं, ताकि उन लोगों को अपना पैसा बांटना ना पड़े। और अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है और ये ऐसे बार बार करते रहते हैं और इनको लिजार्ड टेल कट भी कहा जाता है। और तुम जिन्हों इनसे बच कर रहना। अब यहाँ डंजन का बॉस भी जाग जाता है और वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसको देखकर ये लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। तब जिन्नू बोलता है तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे मारूंगा। अब जिन्नू आगे बढ़ता है और अपने डैगर को अपनी इन्वेंटरी में से निकाल लेता है और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब यहाँ वो 6 हंटर्स बाहर आ जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है हे लीडर, क्या हम उन्हें वही नहीं मार सकते थे। उनका लीडर बोलता है बेवकूफ, अगर हम उन्हें वहाँ मारते तो वो स्पाइडर जाग जाता, फिर हमें उससे भी लड़ना पड़ता। अब वो दोनों बिना कॉम्बैट ट्रेनिंग के उससे नहीं लड़ पाएंगे और हम उन दोनों के मरने का इंतजार करेंगे, जिसके बाद हम वहाँ जाकर उन सभी क्रिस्टल्स को ले लेंगे। तभी इनमें से दूसरा बोलता है क्या मुझे फिर से वहाँ पर अटैक करना पड़ेगा। तभी उनका लीडर बोलता है ऐसे तो वो दोबारा जाग जाएगा, हमें बस उन दोनों के मरने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद वो स्पाइडर दोबारा से सो जाएगा और फिर हम वहाँ एक नए रास्ते से जाएंगे, जो रास्ता मैंने पहले ही देख लिया है, और सारे क्रिस्टल्स को जमा कर लेंगे। लेकिन अगर वो स्पाइडर दोबारा जागा तो हमें उसे लड़कर हराना होगा। वैसे क्या वो तुम्हें जियो नाम का लड़का याद है, उसका आर्मर भी काफी महंगा है। अगर हम बॉस को नहीं हरा पाए तो हम उस लड़के का आर्मर बेचकर पैसे कमा लेंगे। तो चलो देखते हैं कि उसके फादर कौन है, ताकि हम कम से कम उसका फ्यूनरल तो अटेंड कर ही पाए। तब यहाँ जियो बोलता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, वो एक सी रैंक बॉस है, हम उसे कभी नहीं हरा सकते, तो चलो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तब जिन्वो सोचता है ये सही कह रहा है, भले ही मेरा रीअवेकन हुआ है, लेकिन मैं अभी भी वीक हूँ और पहले मैंने जिन 2 मॉन्स्टर बॉस को हराया वो पक्का डी रैंक के होंगे और ये तो सी रैंक का है। पर पता नहीं क्यों मुझे इस मॉन्स्टर के सामने डर नहीं लग रहा। मेरे रीअवेकन ने मुझे पावर्स दी है और अब तो मेरा लेवल 18 है, मुझे कम से कम इससे लड़ना तो चाहिए। जिसके बाद जिन्वो उस स्पाइडर पर अटैक कर देता है और
सोचता है अब रियल हंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को अपनी मीटिंग अटेंड कर आ जाते हैं और वो बोलते हैं इन मीटिंग्स ने तो मुझे सच में थका दिया। तभी दूसरा आदमी बोलता है अब तो आप फ्री हैं, तो क्या आप मेरे साथ एक मैच करना चाहोगे? भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता। यहाँ जिनवू उस मोस्टर से लड़े जा रहा होता है और सोचता है अगर मैंने एक भी गलती करी तो मैं मारा जाऊंगा, और फिर दोबारा से उस मोस्टर से लड़ने लग जाता है। या जिहू उसको देखकर सोचता है ये इतना तेज है, ये पक्का ई रैंक तो नहीं हो सकता, फिर आखिर ये कौन है? लेकिन एक मिनट रुको, कहीं ये 4 रैंक हंटर तो नहीं? मैंने उनके बारे में सुना है, वो अपने मैजिक पर कंट्रोल कर अपने आप को एक लो रैंक हंटर में रजिस्टर करवाते हैं, और उनमें से तो काफी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मजे के लिए इंसानों को मार देते हैं। तब वो जिनवू को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ जिनवू लगातार उससे लड़े जा रहा होता है और सोचता है इसकी बाहर की स्किन सच में काफी ज्यादा हार्ड है और अभी तक तो मैंने इसे कुछ खास डैमेज भी नहीं किया है, और अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो वो टाइम दूर नहीं जब मैं थक जाऊंगा। तब जिनवू अपनी डैगर की पावर को यूज कर उसको मारने की सोचता है और उसके वीक स्पॉट को एनालाइज कर लेता है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर एसिड फेंकता है और जिनवू उससे जैसे तैसे कर बच जाता है और सोचता है क्या इसके पास एक न्यू ट्रिक है, अब मैं इस पर कैसे अटैक करूंगा। तब जिनवू अपनी एक नई स्किल को इस्तेमाल कर अपनी स्पीड को काफी तेज बढ़ा लेता है और काफी फास्टली उस पर अटैक करने लग जाता है और बार बार उस पर अटैक करता ही रहता है। ये देखकर जियो सोचता है इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा बढ़ गई, पर आखिर ये करना क्या चाहता है? क्या इसके पास इतना स्टेमिना है कि ये अकेले इसे हरा पाए? अब जिनवू जैसे ही उस पर अटैक करने जाता है जिनवू काफी ज्यादा थक जाता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है, और जैसे ही स्पाइडर उसे अपने हाथों से मारने वाला होता है जिनवू हवा में उड़ता है और फिर अपनी डैगर की मदद से उस स्पाइडर की आंख में मारता है और बार बार मारता ही जाता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर मारा जाता है। जिनवू सोचता है शुक्र है मैंने अपने डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स को पहले कलेक्ट नहीं किया था, जिस वजह से मैं अब जाकर फुल रिकवरी को इस्तेमाल कर पाया। इसके बाद जिनवू उस मॉन्स्टर के अंदर से मैजिकल क्रिस्टल को निकाल लेता है। ये देखकर यो काफी ज्यादा डर जाता है। वो जिनवू को सर कहकर बोलने लगता है और बोलता है मैं आपके बैग का ध्यान रख लूंगा, लो आप पानी पीजिए। जिसके बाद वो सारे क्रिस्टल को खुद ही तोड़ने लग जाता है। जिनवू सोचता है आखिर इसे क्या हुआ। तभी यहाँ पर वो 6 हंटर द लिजार्ड ग्रुप वापस आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ प्रेसिडेंट गो यो से लड़ रहे होते हैं और सिर्फ अपने एक ही पंच में उसे काफी दूर फेंक देते हैं और उसे हरा देते हैं। और अब प्रेसिडेंट गो बोलते हैं अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो बोलता है आप अभी भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। प्रेसिडेंट गो बोलते हैं मैं जवानी से थोड़ा कमजोर हूँ और वो तुम्हारे मूव्स पहले से काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। वो बोलता है ट्रेनिंग हमारे रैंक को तो नहीं बढ़ा सकती लेकिन वो हमारी फिजिकल एबिलिटीज को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। जिस पर प्रेसिडेंट गो बोलते हैं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें हमेशा ही ट्रेनिंग करती रहनी चाहिए क्योंकि कई बार हम डंजन के अंदर कुछ ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं जो कि काफी ज्यादा बेकार होते हैं। यहाँ वो 6 हंटर्स बोलते हैं लगता है बॉस काफी ज्यादा कमजोर था इसलिए तुम दोनों ने उसे हरा दिया। और वो यो के आर्मर की तारीफ करते हुए बोलते हैं इसका आर्मर सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो ये हार गया। अब उनका लीडर यो से बोलता है तुम्हारे फादर कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट हैं, क्यों मैंने सही कहा ना, और तुम्हारा आर्मर सच में काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन अब अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें इस ई रैंक के हंटर को मारना होगा। और हाँ चिंता मत करो, इधर क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। और अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि हम नंबर्स बढ़ाने के लिए कमजोर हंटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सही समय आने पर हम उन्हें मरने के लिए छोड़ सके और सारी लूट को अपने पास रख ले। और बस इसीलिए तुम्हें इस ई रैंक के हंटर को मारना होगा वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी लीडर मन में सोचता है इस आर्मर की मदद से इन लोगों ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया का ये आर्मर काफी महंगा बिकेगा। तभी वो बंदा जिनू के सामने जाकर उसकी शील्ड बन जाता है। ये देखकर ये बोलते हैं तो तुम भी यहाँ मरना चाहते हो तो बॉयज क्या तुमने कभी किसी को मारा है। जिसके बाद वो उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और अपने एक बंदे से बोलते हैं पहले कमजोर से स्टार्ट करो। तभी यहाँ जिनू के सामने एक नया क्वेस्ट आ जाता है जिसके अंदर उन्हें इन 6 लोगों को मारना होता है। तभी उनमें से एक जिनू पर अटैक कर देता है और जिनू बहुत दूर जाकर गिरता है। यहाँ दूसरी तरफ कुछ हंटर्स एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की बोलती है तुमने बताया था कि तुम्हारी ए रैंक डंजन ट्रेनिंग चल रही है, वो भी मिस चाहिन के साथ, तो आखिर वो ट्रेनिंग कैसी रही। तभी ये बोलती है मिस चाहिन ने तो एक ही झटके में उस ए रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया। और ये देखकर हम लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। हम कितने खुश नसीब हैं कि हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर पा रहे हैं, वरना सुनने में ऐसा आया है कि एक ग्रुप है जिसके काफी सारे मेंबर्स मरते जा रहे हैं। और यहाँ जिनवू सोचता है आखिर मैं कैसे भूल गया, इस दुनिया में सिर्फ वही लोग जी सकते हैं जो सिचुएशन के मुताबिक खुद को ढाल सके। इस दुनिया में सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जो दूसरों को मार ना जानता है। इस दुनिया के अंदर पूरी तरह से धोखा और मक्कारी भरी हुई है। आखिर इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। और अब ये सिस्टम मुझे इनको मारने के लिए कह रहा है। लगता है ये सिस्टम मुझे बचाना चाहता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता।
ये सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है और चाहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं। तो ठीक है, अगर ये सिस्टम मुझे यूज करना चाहता है तो मैं भी इस सिस्टम को यूज करूंगा। मैं ये कैसे भूल गया, इस दुनिया में कमजोरों से सब कुछ छीन लिया जाता है। तब जिन्वू वापस से खड़ा होकर उनकी ही तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है, तो इसका मतलब तुम भी इन सभी चीजों को समझते हो। तो अगर तुम शिकारी हो तो शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। तब इनमें से एक हंटर जिन्वू के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा कमजोर हंटर हमारा शिकार कर सकता है? लेकिन तभी जिन्वू एक झटके में ही उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है और ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जिन्वू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और एक एक कर दो और हंटर को मार देता है। जिसके बाद वो काफी तेजी से उन 6 में से 5 हंटर्स को तो मार ही देता है। और अब छठा हंटर बोलता है, क्या ये अपने पूरे टाइम पावर्स को छुपा रहा था? यानी इसका मतलब तुम हो वो जिसने इस बॉस को मारा है, लेकिन भले ही तुमने मेरे 5 हंटर्स को मार दिया हो, मैं उनसे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। तब ये मन में सोचता है, ये अपनी डैगर की मदद से उन्हें मार रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा कमजोर हो चुका होगा। और अब बोलता है, मेरी बॉडी स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। तब जिन्वू उसकी तरफ बढ़ता है और उससे बोलता है, तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस पूरे टाइम मैं बस अपना लेवल अप कर रहा था। और तब वो लीडर सोचता है, आखिर इसने कितनी आसानी से मुझे जमीन में पटक दिया। इसके बाद वो जिन्वू से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और बोलता है, तुम बच नहीं पाओगे। तुमने ही कहा था कि इस टेंशन में जो भी होता है बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलता। तब वो हंटर बोलता है, हे लड़के, क्या तुम बिल्कुल पागल हो? तुम्हें पता भी है मेरा भाई कौन है? तब जिन्वू उसकी बिना बात को सुने हुए उसके गले को धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद जिन्वू का क्वेस्ट पूरा हो जाता है और उसका लेवल अप हो जाता है। तभी वो डंजन टूटने लग जाता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ एक इन्वेस्टिगेटर बोलती है, तो तुम लोगों के हिसाब से सभी सी रैंक के हंटर्स मर चुके हैं और बस तुम ही दोनों बचे हो, जिसमें से एक ई रैंक हंटर है और एक डी रैंक। तब वो सोचती है, ये आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसके बारे में सुना है। और अब वो बोलती है, डी रैंक हंटर यू, यानी कि तुमने उस बॉस को मारा है, और ई रैंक हंटर जिन्वू, तुम पूरे टाइम बस वहाँ छुपे रहे। आपका शुक्रिया, इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है कि इस आर्मर वाले ने ही उसे मारा है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और यू जिन्वू का शुक्रिया करता है। और यहाँ एपिसोड की एंडिंग में हम एक आदमी को देखते हैं और इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और गाइस, छठा एपिसोड सच में काफी ज्यादा कमाल का था। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जब जिन्वू उस डंजन के बॉस को मार देता है, तब वो लिजार्ड ग्रुप के 6 हंटर्स यहाँ पर वापस आ जाते हैं और वो सभी उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी जिन्वू को एक नया क्वेस्ट मिलता है, जिसके अंदर उसे इन 6 लोगों को मारना होता है। और जिन्वू ऐसा ही करता है, वो काफी बेरहमी से 6 के 6 को मार देता है। और अब आगे वेलकम मिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड को। और आज हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वू के पास उसका जूनियर एक रिपोर्ट लेकर आता है उसी रेड के बारे में जहाँ पर जिन्वू अभी गया था। वो जूनियर बताता है कि उस रेड के अंदर 6 जने मारे गए और एक डी रैंक और एक ई रैंक का हंटर सिर्फ बाहर आ पाया है। वो बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो दोनों भाग गए होंगे। जूनियर बताता है, लेकिन सर उन लोगों ने बॉस को भी मार दिया है और उन दोनों बचे हुए हंटर्स में से एक हंटर वही है जो डबल डंजन से बाहर आया था और उन 6 हंटर्स में से मरने वाला एक हंटर डोंगसुक है। ये सुनकर वो बोलता है, ये तो बहुत परेशानी की बात है। अब यहाँ जिन्वू अपने घर पहुँच जाता है और खाने पीने का काफी सारा सामान लाता है, जिसे देखकर जिन्ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही जिन्वू पीने के लिए कुछ बियर्स भी लाया था। अब यहाँ जिन्ना जिन्वू से उसकी रेड के बारे में पूछने लग जाती है और बोलती है, पिछली बार तो तुम काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे, लेकिन इस बार तो तुम्हें खरोच भी नहीं आई। जिन्वू रेड के बारे में सोचकर और उसे याद कर कर ही काफी ज्यादा दुखी हो रहा होता है। वो सोचता है कि अब उसके दुश्मन कोई मॉन्स्टर नहीं, इंसान भी बन चुके हैं, क्योंकि उसने अभी अभी 6 हंटर्स को मारा है। इसके लिए जिन्वू को हद से ज्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन वो जैसे ही बियर पीता है, उसका सिस्टम उसे ये नोटिफाई करता है कि आपके शरीर के अंदर कोई हार्मफुल चीज जा रही है, लेकिन सिस्टम उसे डीऑक्सीडाइज कर देता है। अब जिन्वू अपनी सारी बियर्स लेकर अपने रूम के अंदर चला जाता है और पीने लगता है। तब उसे समझ में आता है कि उसे किसी भी प्रकार की नशीली चीज से नशा नहीं हो सकता, ये उसके सिस्टम के कारण है। और जब अपनी इन्वेंट्री को चेक करने लगता है तो उसे वहाँ पर ये साफ साफ लिखा मिलता है कि उसके अंदर कोई भी हार्मफुल चीज या जहर नहीं जा सकता और ये रिवॉर्ड उसे डबल डंजन में मिला है। तब जिन्वू को याद आता है कि जब उसका हाथ और पैर कट गया था, तब इसी की मदद से वो पूरी तरह से हील हो पाया था। अब यहाँ जिन्वू सो जाता है, तभी जिन्ना उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे किसी दोस्त यो का कॉल आया था। अब यहाँ जिन्वू यो से एक कैफे में मिलता है, जहाँ पर यो जिन्वू को शुक्रिया बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। बदले में जिन्वू भी उसे शुक्रिया बोलता है
है उसके सीक्रेट को गुप्त रखने के लिए और किसी को भी उस इंसिडेंट के बारे में ना बताने के लिए। अब यहाँ यो जिन्वू के लिए एक ऑफर भी लाया था। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ 19th और रेड में चल सकते हो, क्योंकि मुझे एक गिल्ड मास्टर बनना है और खुद का गिल्ड बनाना है। और गिल्ड मास्टर बनने की पहली कंडीशन यही होती है कि एक हंटर को कम से कम 20 डंजन के अंदर तो जाना चाहिए, जिसमें से एक रेड में तो मैं जा चुका हूँ, बाकी 19 में क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। अब जिन्वू सोचता है कि चलो कम से कम एक बार इसकी बात सुन ही लेते हैं। अब जिन्वू बैठ के उसकी बातें सुनने लगता है और यो बताता है कि वो और उसके फादर खुद का एक गिल्ड बनाना चाहते हैं ताकि वो डंजन के अंदर अपनी टीम को भेज पाए और वहाँ से पैसा कमा पाए। जो डिटेल्स में बताता है कि डंजन के अंदर तुम्हें तो पता ही है कि काफी सारे आइटम्स मिलते हैं जिनसे हम काफी सारा पैसा जनरेट कर पाते हैं, लेकिन इसके अलावा उन मॉन्स्टर की लाशों से भी काफी सारे वेपन्स बनाए जा सकते हैं और उन्हें काफी महंगा बेचा जा सकता है। और ये बात उसके फादर बहुत अच्छे से जानते हैं। यो आगे बताता है कि जब उनका गिल्ड बन जाएगा तब वो एक एस रैंक के हंटर को हायर कर लेंगे और उसके भाई को डिप्यूटर मास्टर बना देंगे। अब क्योंकि इस शहर के अंदर टोटल 7 रैंक हंटर्स हैं, तो जिन्वू सोचता है कि आखिर कैसे हो सकता है कि किसी को हायर कर सके। यो बताता है कि एक एस रैंक हंटर है जो कि आज तक कभी भी किसी के गिल्ड में नहीं गया है और अब वो रिटायर भी हो चुका है। अब जिन्वू यो के सारे इंटेंशन समझ जाता है और वो ये भी समझ जाता है कि अपने फादर कंपनी की मदद से ये अपनी गिल्ड को सक्सेसफुल बनाना चाहता है और ये सब कुछ उसके फादर उससे करवा रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ यो जिन्वू को 90 बिलियन येन का ऑफर भी देता है। वो बोलता है कि बस तुम्हें मेरे साथ 19th और रेड में जाना है और फिर ये पैसे तुम्हारे होंगे। लेकिन यहाँ जिन्वू सोचता है कि वो हमेशा ही लेवल अप करता रहता है और बाई चांस किसी ने इस रेड के दौरान किसी ने उसको लेवल अप करते हुए देख लिया तो ये बहुत परेशानी की बात हो सकती है उसके लिए। जिन्वू ये भी सोचता है कि अगर इतनी ही तेजी से वो लेवल अप करता रहेगा तो एक दिन वो खुद ही एस रैंक का हंटर बन जाएगा और ऐसे ही वो 30 बिलियन भी कमा लेगा। तो वो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जिसके कारण वो इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है और उठकर यहाँ से जाने लगता है। तब यो उससे बोलता है, तब यो उसे पीछे से उसके सीक्रेट को रिवील करने की बात कहता है, लेकिन जिन्वू उसे इग्नोर कर यहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एक बंदे को देखते हैं जो कि डॉन सुक का भाई डॉन सुक है और ये दूसरे देश में रहता है और अपने भाई से थोड़े बड़े रैंक का हंटर है। ये अपने असिस्टेंट से उन 2 बचे हुए हंटर्स की रिपोर्ट मंगाता है और बोलता है अगर मैं किसी और देश में जाकर किसी को मार दूं तो मेरे साथ क्या होगा। असिस्टेंट बताती है कि अगर आप किसी और देश में जाकर किसी को मारोगे तो वहाँ के रूल के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, लेकिन अगर ये आप हमारे देश में करोगे तो शायद आप बच सकते हो। अब डॉन सू जिन्वू और यो की प्रोफाइल देख लेता है और उसे लगता है कि ये तो काफी लल्लू पंजू हैं, इन्हें तो वो आराम से मार ही सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जिन्वू और जिना को देखते हैं जो कि पार्क में जॉगिंग करने आए होते हैं। अब जिन्वू जिना से पूछता है अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन येन होते तो तुम क्या कर। जिना ज्यादा सोच नहीं पाती और बोलती है वो अपनी मदर के हॉस्पिटल बिल भरती और अपनी स्कूल फीस भरती, बाकी पैसों का उसे खुद नहीं पता वो क्या करती। सुनकर जिन्वू आगे चला जाता है। अब जिन्वू ये नोटिस करता है कि उसके डेली क्विस्ट के अलावा भी अगर वो ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो वो भी काउंट होने लग जाता है, जिसके बाद जिन्वू उसको दुगना कर देता है। इससे जिन्वू का डेली क्विस्ट एक सीक्रेट क्विस्ट में बदल जाता है, जहाँ उसे नॉर्मल चीजों के अलावा रिवॉर्ड में एक नई चीज भी मिलती है जो कि एक बॉक्स होता है। अब जिन्वू उसको एक्सेप्ट करता है जिसमें उसे डीमन कैसल की मिलती है और इस डंजन को क्लियर करने का रिवॉर्ड होगा एलेक्सेक्टर ऑफ लाइफ, जिससे कि किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और ये देखकर जिन्वू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने जाता है और इस मूवमेंट पे बस वो एक ही चीज सोचता है कि अगर एलेक्सेक्टर लाइफ उसे मिल जाए तो शायद वो अपनी मॉम को ठीक कर सकता है। इसके बाद जिन्वू उस जगह पर पहुंच जाता है और डीमन कासिल की को लॉक कर एक डंजन खोल लेता है और ये एक एस रैंक डंजन होती है। इस गेट को जिन्वू जेजू आइलैंड जितना ही खतरनाक समझता है। जिन्वू ये तक समझ जाता है कि इसके अंदर जितने मॉन्स्टर्स होंगे वो जेजू आइलैंड मॉन्स्टर जितने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन फिर भी जिन्वू इसके अंदर एंटर करता है। लेकिन वो ये साफ साफ क्लियर कर देता है कि अगर उसे यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरा महसूस हुआ तो अपने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल की मदद से यहाँ से गायब हो जाएगा। जिन्वू सोचता है कि क्या वो यहाँ के बीस्ट से लड़ भी पाएगा और तभी यहाँ पर 3 मुंडी वाला एक बहुत खतरनाक बीस्ट आ जाता है कि जिन्वू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। जिन्वू उसे मारने के लिए अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है और उस पर लगातार काफी सारे अटैक्स करता है। वो अपने किलिंग इंसेंट स्किल का भी इस्तेमाल करता है जो उसे उन 6 को मारने पर मिली थी। इन सब के बावजूद भी जिन्वू उसका कुछ नहीं कर पाता और वो बीस्ट जब जिन्वू पर अटैक करता है और उसे मारकर दूर फेंकता है तो जिन्वू की हेल्थ आधी हो जाती है और अब जिन्वू को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। जिन्वू उस पर अटैक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता, पर लेकिन जब वो जिन्वू पर अटैक करता है तो जिन्वू की हेल्थ एकदम से नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही जिन्वू की हेल्थ बिल्कुल आधी हो जाती है तब जिन्वू अपनी फुल रिकवरी का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं बचता। इसके बाद जिन्वू उस पर दोबारा से अटैक करते हुए उसकी आंख के ऊपर अपने डैगर को घुसा देता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। वो उसे दोबारा मार कर दूर फेंक देता है। तभी जिन्वू को उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता
है कि इस मॉन्स्टर ने अपनी रेज नाम की स्किल को एक्टिव कर रखा है, जिससे उसे पेन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा और अब से 3 मिनट तक उसकी स्ट्रेंथ और उसकी पावर 100% रहेगी। अब जिन्वू कवर ले लेता है और वो देखता है कि उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम बची है। जिन्वू ये भी नोटिस करता है कि उसका सिस्टम उसे बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है, यानी कि सिस्टम ये नहीं चाहता कि वो यहाँ पर मर जाए, और इसीलिए जिन्वू अपने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल को निकाल कर यहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन वो बीस्ट जिन्वू को ढूंढ लेता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे जिन्वू का टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल उससे दूर गिर जाता है। अब जिन्वू उस बीस्ट से बचता हुआ दोबारा से कहीं पर छुप जाता है। अब वो अपनी इन्वेंट्री चेक करता है और शॉप में वो देखता है कि वहाँ पर कुछ हीलिंग पोशन है, जिसमें से वो 3 पोशन को खरीद लेता है जो कि उसकी 100 हेल्थ तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन तभी जिन्वू को अपनी इन्वेंट्री में एक पॉइजन मिलता है जो कि उसे कसाका डीमन को मारने पर मिला था। इस पॉइजन से जिन्वू की एबिलिटी कम से कम 20% तक बढ़ जाएगी, लेकिन इस पॉइजन से उसकी खुद की मसल डैमेज हो सकती है। लेकिन जिन्वू याद करता है जब वो बियर पी रहा था तब सिस्टम की मदद से उसको नशा नहीं हो रहा था, यानी कि सिस्टम की मदद से जिन्वू एक बार इस पॉइजन के मसल डैमेज इफेक्ट से बच सकता है और अपनी फैमिली के लिए उसे ये रिस्क तो लेना ही होगा। अब जिन्वू उस पॉइजन को पी लेता है और दोबारा उस डीमन से लड़ने लग जाता है और अब फाइनली 3 मिनट खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद जिन्वू उस पर काफी खतरनाक अटैक करता है और उसके 2 सिरों को काट देता है, लेकिन आखिरी वाला उसे पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी जिन्वू उसकी आंखों पर लगातार अपने डैगर से खतरनाक तरीके से अटैक करता जाता है, जिसके बाद फाइनली वो डीमन मारा जाता है और जिन्वू की सारी चोटें ठीक हो जाती हैं और उसका लेवल अप भी हो जाता है। उसको मारते ही जिन्वू को काफी सारे आइटम मिलते हैं और उसमें ही उसे एक डीमन कासिल की भी मिलती है, जिसके अंदर जाकर उसे उस पोशन को बनाने की सामग्री मिलेगी। उस पोशन को बनाने के लिए टोटल 3 चीजें चाहिए जो कि उसे इस डेंजन के अंदर मिलेगी। अब जिन्वू ये फैसला करता है कि अभी नहीं, लेकिन एक दिन वो इस डेंजन के अंदर जरूर जाएगा। अब यहाँ हम हॉस्पिटल में जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने मदर से मिलने आया था और अब जिन्वू बोलता है उस एलेक्सर ऑफ लाइफ से शायद आप ठीक हो जाओ, लेकिन उसको बनाने के लिए 3 सामग्री चाहिए, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है, पर मुझे पता है उन्हें कहाँ ढूंढना है। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रेंथ के साथ उस गेट के अंदर जाऊंगा तो ये एक सुसाइड करना होगा। अभी के लिए मुझे लेवल अप करना होगा और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। नेक्स्ट सीन में जिन्वू यो से एक कैफे में मिलता है और उसके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनकर यो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिन्वू बोलता है पहले मेरी सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन अब मेरी सिचुएशन कुछ और है और बस इसीलिए मैं तुम्हारे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। यो बोलता है तुम बस बताओ आखिर तुम्हारी क्या कंडीशन है। जिन्वू बोलता है उन बाकी 90 मिशन में सिर्फ तुम और मैं जाएंगे। ये सुनकर यू एकदम चुप हो जाता है और बोलता है सिर्फ तुम और मैं, बाकी 19 मिशनों में। जिन्वू बोलता है तुमने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ तुम और मैं। यो बोलता है ये काफी ज्यादा डेंजरस है, हमें कम से कम 8 लोग तो चाहिए ही होंगे। जिन्वू बोलता है क्या तुम भी डोनसुक की तरह ही नंबर्स बढ़ाने के लिए यो का इस्तेमाल करना चाहते हो? यो बोलता है तुम्हें नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा डेंजरस होने वाला है? जिन्वू बोलता है जब तक बस तुम और मैं रहेंगे ये बिल्कुल सेफ रहेगा और हम आसानी से 19 मिशनों को कंप्लीट कर लेंगे। अगर सिर्फ तुम और मैं रहेंगे तो हमें इंजरी का कोई भी डर नहीं रहेगा और ये तुम्हारे लिए भी बिल्कुल सही तरीका है अपने फादर को प्राउड कराने का। यो मान जाता है और बोलता है तो चलो इसे साथ में करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम चाहिन को देखते हैं जो कि ट्रैक पर भाग रही होती है। चाहिन यहाँ पर रनिंग करने आई होती है। अब वो थक कर बैठ जाती है और फिर बोलती है तुम बाहर निकल जाओ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तभी एक कोट पहना हुआ बंदा बाहर निकलता है और बोलता है जैसा कि एक एस रैंक हंटर से एक्सपेक्टेड है, मुझे माफ करना, मैं बस एक सही तरीका ढूंढ रहा था आपसे बात करने का और ये मेरा बिजनेस कार्ड है। नेक्स्ट सीन में हम यो को उसके फादर के साथ एक कार में बैठा देखते हैं। यो काफी ज्यादा नर्वस होता है। उसके फादर बोलते हैं जब से इस दुनिया में एक पोर्टल अपीयर हुआ है तब से वर्ल्ड पूरी तरह से बदल चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और मीडिया ये सभी अब ज्यादातर डेंजन से रिलेटेड होता है और इन डेंजन्स के अंदर सिर्फ हंटर्स ही जा सकते हैं और जो इन हंटर्स को मैनेज करता है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसे कि हम द हंटर एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। हंटर एसोसिएशन हंटर्स को क्लासिफाई करती है उनकी अवेकनिंग पर और फिर उन्हें रैंक वाइज डिवाइड कर रजिस्टर कर देती है, जिसके बाद उन्हें साइन करती है गेट्स के अंदर जाने के लिए और साथ ही वो गेट्स के टूटने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। लेकिन आखिरकार वो है तो एक गवर्नमेंट एजेंसी ही और जो ज्यादातर हंटर्स होते हैं वो किसी न किसी गिल्ड्स में होते हैं। गिल्ड्स हंटर्स को हायर करती है और वो हमेशा उनके अगल बगल ही रहते हैं और इन गिल्ड्स की कुछ प्रोफाइल होती है और इनके लेवल भी होते हैं और ये गिल्ड्स है व्हाइट टाइगर गिल्ड, फील्ड्स गिल्ड्स, फार्मर गिल्ड्स एंड नाइट गिल्ड्स। ये 5 मेजर गिल्ड है इस कंट्री में और मैं सिर्फ यहाँ बैठे रहकर इनको नहीं देख सकता। अब डेवलपमेंट की बारी है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे और बस इसीलिए अब हम एक गिल्ड को स्टैब्लिश करेंगे। जो इसके लिए मान जाता है और अब वो सोचता है तो ये मेरी शुरुआत है
और अब मैं गिल्ड का मास्टर बनने जा रहा हूँ। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्हों जॉगिंग कर रहा होता है और अब वो रुक जाता है क्योंकि उसका क्वेस्ट पूरा हो चुका होता है। तभी जिन्हों याद करता है कि उसने जब पुराने क्वेस्ट को डबल कर दिया था तब उसका एक सीक्रेट क्वेस्ट खुल गया था और अब वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा दोबारा कर दूंगा तो शायद मुझे कुछ और भी मिल जाए, शायद इंस्टेंट डेंजन की जैसा कुछ मिल जाए। अब उसे दोबारा से वही बॉक्स मिलता है और उसे खोलता है, लेकिन इस बार उसका बिंगो निकल जाता है। अब जिन्हों चल रहा होता है और अपने पॉइंट्स को देखकर सोचता है मेरी एबिलिटी और मेरे कम पॉइंट्स ज्यादा देर तक के लिए काफी नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा लेवल अप करना होगा और इसके लिए मुझे यो के मिशंस पर डिपेंड रहना होगा क्योंकि मेरे पास कोई भी मिशंस नहीं है। तभी जिन्हों को उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उसे एक डी रैंक गेट में इनवाइट किया जा रहा होता है एक टीम बनाने के लिए। जिन्हों सोचता है क्या मैं इसे रिफ्यूज कर दूं, लेकिन फिर वो सोचता है कुछ ना होने से अच्छा तो यही सही है, जिसके बाद उसे एक्सेप्ट कर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम एक कोचिंग में मिस्टर सुंग को देखते हैं। उनका स्टूडेंट उनसे कहता है मास्टर मैं आपको अभी भी नहीं हरा सकता। मिस्टर सुंग बोलते हैं मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। तभी मिस्टर सुंग के फोन पर जिन्हों वाला सेम मैसेज आता है और उसे देखकर मिस्टर सुंग बोलते हैं मुझे जाना होगा, एक अर्जेंट कॉल है, कुछ वीक हंटर्स को मेरी जरूरत है। उनका स्टूडेंट बोलता है लेकिन मास्टर आपको सर्वाइव करते हुए बस एक ही महीना हुआ है। मिस्टर सुंग बोलते हैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, कम से कम मरने से पहले मुझे कुछ अच्छा काम तो करना ही चाहिए अपनी इस दुनिया के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ होते हैं और ये अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं और शायद इन्हें भी उस मिशन में बुलाया गया है। नेक्स्ट सीन में हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो कि चोइजो से बोलता है ये सब कुछ तुमने किया ना, मुझे पता है, उन लोगों को तुमने भेजा मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मैंने टीवी पर देखा, ये सब कुछ तुम्हारी चाल। चोइजो बोलते हैं ये सब कुछ मैंने चेयरमैन गो की रिक्वेस्ट पर किया, उनके कहने के मुताबिक एक होनेस्ट स्ट्रॉन्ग हंटर को ही हमें टीवी पर दिखाना था ताकि लोगों में उसका एटीट्यूड हमेशा ही बना रहे और मैं इस काम के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूँ और शायद तुम इसके लिए पूरे कैपेबल हो। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बोलता है यानी कि तुम्हें पता है कि तुम होनेस्ट नहीं हो, छोड़ो ये सब, मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है, तुमने मुझे यहाँ बस मेरी कंप्लेंट सुनने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। चोइजो बोलता है तुमने सही कहा, तुम्हें मुझे यहाँ कुछ इवेंट के बारे में बताना है और उसकी सारी डिटेल्स उस फाइल में है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर फाइल पढ़ने लगता है और चोइजो बताता है अभी तुमने सुना ही होगा कि जीयू कंस्ट्रक्शन अभी एक न्यू गिल्ड एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बोलता है मुझे सब पता है और वो लोग कुछ नए मेंबर्स को चाह रहे हैं, अपनी टीम में इनवाइट कर रहे हैं और साथ ही वो कुछ हंटर्स को खरीदेंगे भी। अब वो फाइल को नीचे गिर देते हैं और बोलते हैं इसमें जो भी लिखा है मुझे सब पता है। चोइजो मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा आखिर तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है, और चोइजो बस उन्हें देखने लग जाता है। इसके बाद हम मिस जूही को देखते हैं, उसकी माँ उससे कॉल पर बोलती है आखिर तुमने मुझे उसी वक्त कॉल क्यों नहीं किया, क्या सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, क्या तुम ठीक हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपनी हंटर वाली जॉब को छोड़ दो और यहाँ वापस आ जाओ। ये सब सुनकर जूही बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और फिर कॉल को काट देती है, जिसके बाद वो जिन्हों के बारे में सोचने लगती है और उठकर यहाँ से चली जाती है और तभी उसके फोन पर भी सेम वही मैसेज आता है। यहाँ दूसरी तरफ हम चाहिन को देखते हैं जो कि चोइजो के ऑफिस आई होती है। यहाँ वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर को देखती है और अपना सर झुकाती है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर भी अपना सर झुकाकर आगे चला जाता है। चाहिन चोइजो के पास जाती है। चोइजो बोलता है आखिर क्या हुआ। चाहिन बताती है जिन्हों कंस्ट्रक्शन ने एक नई गिल्ड को स्टैब्लिश करने के लिए मुझे उसमें इन्वाइट किया है, वो मुझे अपनी गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उसी ऑन द स्पॉट पर उसे रिफ्यूज कर दिया। ये सुनकर चोइजो काफी ज्यादा खुश होता है और उसे थैंक यू बोलता है। चाहिन बोलती है वैसे यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर आखिर करने क्या आए थे, क्या आप दोनों पार्टी करने वाले थे। नेक्स्ट सीन में हम एक बार का सीन देखते हैं जहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर दारू पी रहा होता है। यहाँ वो चोइजो की बातों को याद करता है। चोइजो ने उससे कहा था कि आखिर तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोच। ये सुनकर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर एकदम हैरान हो गया था और उसने बोला था आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। चोइजो बोलता है जेजू आइलैंड थर्ड मिशन के बाद से वहाँ पर कोई भी नहीं गया है और तुम तो जानते ही हो कि वहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बोलता है मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। चोइजो बोलता है शायद दुनिया भूल चुकी है कि जेजू आइलैंड खतरों से भरा हुआ है और अब जब इस दुनिया में पोर्टल एक डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है और मैं इस दुनिया में एक अल्टीमेटेड वेपन बन चुका हूँ, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूल सकता जो जेजू आइलैंड पे उस दिन हुआ था। देखना जल्द ही फ्यूचर में मैं उस आइलैंड पे भी जीत जाऊंगा और बस इसी रीजन के लिए अब हम लोग अलग नहीं हो सकते और इस काम के लिए हमें और भी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तब व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बोलते हैं तो क्या इसीलिए तुमने मेरा इंटरव्यू लिया था। चोइजो बोलता है क्या तुम भी ऐसा ही नहीं चाहते, तुमने भी तो उस दिन आइसलैंड पे कुछ खोया था। और यहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर उस दिन को याद करता है और अपने टीममेट को याद कर उसका नाम इनोसुके बोलता है और फिर ब्योंकू बोलता है। यहाँ दूसरी तरफ एक आदमी किसी से बोलता है
प्लीज मेरी मदद करो, उन्हें मार दो। नेक्स्ट सीन में हम जिन्हू को देखते हैं जो कि अपने घर पर जिन्हा को बताकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मिस्टर सोंग को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं, अब चाहे मैं अपनी ज्यादा फिजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल ना कर पाऊँ, लेकिन मैं अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल तो कर ही सकता हूँ और मेरा दोबारा मिशन में जाने के पीछे कोई वजह है। तभी वो जिन्हू को देखते हैं और तभी जिन्हू उनको देखकर बोलता है, मिस्टर सोंग बोलते हैं, मैं सोच ही रहा था तो ये तुम हो जिन्हू, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो, तुम एक यंग मैन लग रहे हो। और आखिर तुम्हारे पैर के साथ क्या हुआ? जिन्हू बताता है, मैं हॉस्पिटल में पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। मिस्टर सोंग बोलते हैं, पक्का वो कोई अच्छा हीलर ही रहा होगा जिसने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। उस हादसे को गुजरे हुए कुछ ही महीने हुए हैं और तुम तो बिल्कुल चेंज ही हो चुके हो। अब वो दोनों साथ साथ आगे चलने लगते हैं। जिन्हू पूछता है, आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सोंग बताते हैं, मैं एक डी रैंक मिशन के लिए जा रहा हूँ। जिन्हू बोलता है, आप भी? अब वो दोनों जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनके बाकी मेंबर्स उनका वेट कर रहे होते हैं और वो लोग दोनों जाकर देखते हैं और वो पाते हैं कि यहाँ तो उनके पुराने मेंबर्स ही हैं। मिस जूही जिन्हू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिन्हू बोलता है, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। जूही बोलती है, तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो। तभी यहाँ पर एक कार आती है जिसके अंदर से कुछ प्रिजनर निकलते हैं और साथ ही उनके साथ एसोसिएशन का एक मेंबर निकलता है और इसका नाम कागा तकाशी होता है। अब यहाँ पर एसोसिएशन की तरफ से एक लेडी उनको एक्सप्लेन करती है कि ये प्रिजनर भी आपके साथ मिशन पर जाएंगे और आप चिंता मत करिए, कागा तकाशी ने संभाल लेगा, वो आराम से किसी भी सी रैंक के प्रिजनर को संभाल सकता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इस पर जिन्हू मिस जूही को वापस जाने के लिए बोलता है। मिस जूही बोलती है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? जिन्हू बोलता है, मैं जाऊंगा। मिस जूही बोलती है, तो मैं भी जाऊंगी। यहाँ कागा तकाशी उन प्रिजनर की बेड़ियां खोल देता है और बोलता है, अगर तुमने किसी को भी कुछ भी करने की कोशिश करी तो उसके बाद जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अब वो सबसे कहता है, मैं कागा तकाशी एसोसिएशन की तरफ से हूँ, तो इस मिशन का लीडर कौन है? मिस्टर सोंग जिन्हू से बोलते हैं, क्या मैं लीडर बन जाऊँ? जिन्हू इसके लिए बोलता है, बिल्कुल। मिस्टर सोंग उसका शुक्रिया करते हैं और साथ ही वो मिस्टर किम से पूछते हैं, क्या मैं लीडर बन जाऊँ? मिस्टर किम बोलते हैं, जैसा तुम चाहो तुम वही करो। अब मिस्टर सोंग बोलते हैं, मैं इन सब का लीडर हूँ, तो चलो चलते हैं। सभी लोग डेंजन के सामने खड़े हो जाते हैं और मिस्टर सोंग बोलते हैं, तो चलो चलते हैं डेंजन के अंदर। यहाँ अंदर आते ही वो प्रिजनर मॉन्स्टर्स को काफी गंदी तरह मारने लग जाते हैं। ये देखकर मिस्टर सोंग सोचते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग मॉन्स्टर्स हैं या ये लोग मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। यहाँ जिन्हू भी काफी सारे गॉब्लिन्स को मार चुका होता है। ये देखकर मिस्टर सोंग उससे बोलते हैं, तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो और आखिर तुम्हें ये कमाल का डैगर मिला कहाँ से? यहाँ जूही भी जिन्हू की तारीफ करती है और मिस्टर सोंग सोचते हैं, इसकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि इसका ऑरा भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। अब थोड़ा आगे आने पर इन लोग को 3 रास्ते मिलते हैं। तभी कैंग बोलता है, मुझे ये वाली डंजन क्लियर करना काफी ज्यादा इजी लग रहा है, तो क्या हम लोग टीम में बढ़ जाएं? मिस्टर सोंग इसके लिए मान जाते हैं। कैंग बोलता है, तो मैं प्रिजनर को लेकर राइट की तरफ जा रहा हूँ, आप लोग भी अपनी अपनी टीम में बढ़ जाओ। यहाँ जिन्हू सोचता है, सिस्टम के साथ ट्रेनिंग करते करते मेरी एबिलिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और ये मैं देखकर आसानी से बता सकता हूँ कि कौन सा रास्ता हमें बॉस की तरफ ले जाएगा। तभी वो मिस्टर सोंग से बोलता है, मिस्टर सोंग चलिए लेफ्ट साइड चलते हैं। इसके बाद किम अपने साथी के साथ सेंटर वाले रास्ते में चला जाता है। तभी किम का साथी बोलता है, मैं ये आशा करता हूँ कि डंजन काफी इजी जाए। मिस्टर किम बोलते हैं, ये डंजन काफी ज्यादा इजी है क्योंकि वो लोग यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे वीकेस्ट हंटर को लाए हैं। उनका साथी बोलता है, पिछली बार भी हमने ऐसा ही सोचा था, लेकिन तुम्हें पता है ना क्या हुआ था? किम बोलता है, चाहे जो भी हुआ हो मैंने ये सोच लिया है कि इस मिशन को खत्म होने के बाद मैं जिन्हू से माफी मांग लूंगा। भले ही ये मैंने अपनी फैमिली के लिए किया था, लेकिन फिर भी मैंने उस डंजन में अपने साथी को मरने के लिए छोड़ दिया था और मुझे पता है तुम भी इस बात को भूल नहीं पा रहे हो। उनका साथी बोलता है, क्या आपको लगता है कि जिन्हू हमें माफ करेगा? किम बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो हमें माफ भी करेगा, लेकिन फिर भी हमें उससे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। यहाँ कैंग उन प्रिजनर के साथ होता है। यहाँ प्रिजनर ने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया होता है। कैंग बोलता है, तो तुमने सभी गॉब्लिन्स को यहाँ पर मार दिया, अगर ऐसे ही ह्यूमंस होते तो क्या तुम उन्हें ऐसे ही मार देते? तभी उनमें से एक बोलता है, ह्यूमंस भी मॉन्स्टर से कम नहीं होते, तो हम उन्हें भी ऐसे ही मार देते। तभी यहाँ पर हमें कैंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी उससे बोलता है, 3 लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी थी और इसके चलते उसने सुसाइड कर लिया और मेरी पत्नी भी मेंटल ट्रोमा के कारण अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन कुछ सालों बाद ही वो प्रिजनर छूट जाएंगे। इससे मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा और उन लोगों को उनका हंटर लाइसेंस भी वापस मिल जाएगा और सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी मर चुकी है और अब वो वापस नहीं आ सकती। मैंने सुना है कि प्रिजनर अगर डेंजन्स में अपना पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी सजा कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उन तीनों को मार दो और इसीलिए मैं तुम्हें 3 बिलियन दे रहा हूँ। यहाँ कैंग बोलता है,
है, मैं बाहर हंटर एसोसिएशन को ये बता दूंगा कि डंजन के अंदर हमें हंड्रेड्स गॉब्लिन्स मिले थे और तुम लोग उनसे लड़ते हुए मारे गए। तभी यहाँ मिस्टर किम अपने साथी के साथ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि कैंग ने 2 कैदियों को पहले ही मार दिया है। कैंग तीसरे वाले को मारते तो बोलता है, ऐसा मत समझना कि तुम इतनी आसानी से मर जाओगे, मरने से पहले तुम्हें बहुत ज्यादा तड़पना होगा और मुझसे ऐसा ही कहा गया है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? कैंग बोलता है, यानी कि राइट के दोनों रास्ते आपस में जुड़े हुए थे, मतलब कि तीसरा रास्ता ही बॉस की तरफ जाता है। चलो अच्छा हुआ, इससे मेरा काफी टाइम बच गया। ऐसा बोलकर वो उस कैदी को भी मार देता है और किम की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ जिन्हों सोच रहा होता है, ये कैंग तो वही है जो कि उस दिन उस इंस्ट्रक्टर के साथ मुझसे मिलने आया था। आशा करता हूँ कि उसे मैं याद ना हूँ। तभी इन लोगों को चीखने की आवाज आती है और अब ये तीनों बाहर जाकर देखते हैं कि सभी लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ मिस्टर किम ही जिंदा बचे हैं। जिन्हों मिस जूही को किम को हिल करने के लिए बोलता है। मिस्टर सोंग सोचते हैं ये सारे जख्म किसी मैजिकल बीस्ट के द्वारा दिए गए नहीं है, ऐसा लगता है किसी ह्यूमन ने इन पर अटैक किया है। मिस्टर किम बोलते हैं, मुझे हील करना बंद करो, मुझे पता है मैं यहाँ नहीं बचने वाला। जिन्हों बोलता है, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? आपको जिंदा रहना होगा अपनी फैमिली के लिए और इसीलिए भी ताकि मैं आपसे हरदम नफरत करता रहूं। मिस्टर किम बोलते हैं, मुझे माफ करना, मैं तुमसे ऐसे तो माफी मांगना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे माफ कर देना। जिन्हों बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर किम बोलते हैं, मुझे माफ कर देना, और वो मर जाते हैं। तभी अचानक से कैंग मिस जूही पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन वो सही टाइम पर उसे रोक देता है। अब कैंग बोलता है, तुम तो काफी कमाल के हो, मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले हीलर को मारूंगा, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। मिस्टर सोंग बोलते हैं, तो क्या तुमने किया है? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कैंग बोलता है, मेरे दिमाग में एक नई स्टोरी आई है। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं बाहर जाकर एसोसिएशन को ये बताऊंगा कि गॉब्लिन्स के अटैक्स में तुम लोग मारे गए, लेकिन अब मैं उनसे ये कहूंगा कि जब मैं बॉस से लड़ने में बिजी था, प्रिजनर भाग रहे थे और उन्होंने तुम्हें मार दिया। उन लोगों ने मुझ पर भी अटैक किया, लेकिन उनकी पावर इतनी कम थी कि मैंने ही उन तीनों को मार दिया। तो बताओ ये कैसी लगी? तब जिन्हों बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। तब मिस्टर सोंग उसे रोक कर बोलते हैं, रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते, ये मुझे करने दो। जिसके बाद वो मिस्टर किम की स्वॉर्ड को उठा लेते हैं और बोलते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है किसी के अगेंस्ट स्वॉर्ड को चलाए हुए, इसके लिए मुझे मिस जूही की मदद लेनी होगी। जिसके बाद वो मिस जूही को एक इनहेंस स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए बोलती है। मिस जूही उन पर वैसा ही स्पेल एक्टिवेट कर देती है। मिस्टर सोंग सोचते हैं, एक एसोसिएशन डिफेंस पे ध्यान नहीं देते, मुझे इसका फायदा उठाना होगा। अब कैंग सीधा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन मिस्टर सोंग उसके अटैक को रोक लेते हैं। कैंग बोलता है, तुम्हारी स्किल्स तो काफी अच्छी हैं और तुम्हारे अटैक भी काफी एक्यूरेट हैं, लेकिन तुम एक मैजिशियन हो, तो आखिर तुम्हें एक स्वॉर्ड क्यों चाहिए? तभी मिस्टर सोंग उस पर अटैक कर देते हैं। कैंग उनके अटैक से बच जाता है और बोलता है, तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी एबिलिटी दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी है और ऊपर से तुमने अपने ऊपर इनहेंस स्पेल को एक्टिवेट कर रखा है और ये तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। यहाँ जिन्हों सोचता है, भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन मिस्टर सोंग उसकी स्पीड को मैच कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये ऐसे ही और थोड़ी स्पीड में लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तभी कैंग बोलता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, और वो मिस्टर किम को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, लेकिन तभी मिस जूही उसे वापस से हील कर देती है। कैंग सोचता है, ये हीलर तो काफी परेशान कर रही है, लगता है मुझे पहले इसे ही मारना होगा, लेकिन तभी मिस्टर सोंग उसे पीछे से आकर रोक लेते हैं। कैंग बोलता है, तुम कोई आम स्वॉर्ड्समैन नहीं हो। मिस्टर सोंग बोलते हैं, मैं एक एस रैंक हंटर का मास्टर हूँ, तुम मुझे स्वॉर्ड्समैन में कभी नहीं हरा सकते। तब कैंग बोलता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो अभी पावर्स तुम्हारे पास है वो ज्यादा समय तक तुम्हारे पास नहीं रहने वाली, जल्दी उस हीलर की पावर भी खत्म हो जाएगी, तब मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। जिसके बाद कैंग काफी स्पीड में और काफी तेजी से मिस्टर सोंग पर लगातार अटैक करने लग जाता है और उनकी काफी बुरी हालत कर देता है। यहाँ मिस जूही की पावर से बिल्कुल खत्म हो जाती है और कैंग बोलता है, तो बस अब तुम मरने वाले हो। और अब जैसे ही कैंग उन पर अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है, तभी मिस्टर सोंग अपने मैजिक से उसे फायर से जलाने वाले होते हैं, लेकिन कैंग इस अटैक से भी बच जाता है और बोलता है, तुमने एक स्वॉर्डमैन की तरह एक्ट किया, इसलिए मैं भूल गया कि तुम एक मैजिशियन हो, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। और अब कैंग जैसे ही मिस्टर सोंग को मारने वाला होता है, जिन्हों दोबारा से बीच में आ जाता है। कैंग बोलता है, तुम फिर से बीच में आ गए, आखिर तुम कौन हो? जिन्हों बोलता है, मेरा नाम सांग जिनवू है और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। कैंग बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम इतनी तेजी से मूव कैसे कर पा रहे हो? तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम एक ई रैंक हंटर हो। मैं ये साफ साफ बता सकता हूँ कि तुम अपनी असली पावर को छुपा रहे हो। क्या तुम एक असिस्टेंट हो? तुम इन सभी लोगों को जानते हो, यानी कि तुम फोर्स हंटर नहीं हो, वरना तुमने अभी तक इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा होता, यानी कि तुम्हारा रीअवेकन हुआ है। ये सुनकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते
जाते हैं। मिस्टर सोंग बोलते हैं क्या ये डबल डेंजर की वजह से हुआ है? कैंग सोचता है ये तो वही बंदा है जिससे हम हॉस्पिटल में मिलने गए थे, लेकिन तब इसकी पावर सिर्फ 10 ही आई थी। क्या इसका सेकंड अवेकन उसके बाद हुआ है? लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं है, भले ही तुम्हारे पास हंटर के तौर पर काफी एक्सपीरियंस हो। तो चलो अब मैं तुम्हें कुछ नया सिखाता हूँ। जिन्वू बोलता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कैंग बोलता है उन प्रिजनर ने एक लड़की को मार दिया था। जिन्वू बोलता है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। आखिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया और उन्हें इतना टॉर्चर क्यों किया? क्या तुमने ये इसीलिए किया कि वो बाहर जाकर तुम्हारी पोल न खोल दे? नहीं, तुमने ये जानबूझकर किया। तुम अपना ट्रू नेचर छुपा रहे हो। और तब हमें कैंग का दोबारा से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या ये मैं करूँगा? मैं एक बी रैंक हंटर हूँ, काफी बड़ी गिल्ड मुझे पाना चाहती है। मैंने बस इतनी छोटी सी सैलरी के लिए हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने ये इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं मॉन्स्टर को नहीं बल्कि ह्यूमंस को मारना चाहता हूँ। और अब वो जिन्वू पर अटैक कर देता है और बोलता है भले ही तुम्हारा सेकंड अवेकन हुआ है लेकिन तब भी तुम्हारी स्पीड काफी स्लो है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। वो दोनों एक दूसरे से काफी स्पीड में लड़ने लग जाते हैं। मिस जूही और सोंग उन्हें देख भी नहीं पाते। ये देखकर मिस्टर सोंग बोलते हैं अब ये वो जिन्वू नहीं रहा जिसे मैं जानता था। कैंग बोलता है हम दोनों सेम स्पीड में लड़ रहे हैं लेकिन तब भी इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास एक हाई लेवल एक्सपीरियंस हंटर का नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। जिन्वू बोलता है क्या तुम अपने किलिंग इंस्टेंट को थोड़ा कम रखोगे? लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे सिस्टम ने तुम्हें एनिमी मान लिया है और अब मेरे पास एक रीजन और है तुम्हें यहाँ मारने का। कैंग सोचता है आखिर ये किस सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तब जिन्वू अपनी स्किल को एक्टिवेट कर खुद को और भी ज्यादा तेज बना लेता है और एक अटैक से कैंग के अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। लेकिन कैंग उस पॉइजन को रोक देता है और बोलता है लगता है अब तुम्हें कुछ नई चीज दिखाने का वक्त आ गया है। और तब कैंग खुद को गायब कर लेता है और जिन्वू पर अटैक करने लग जाता है और बोलता है ये मेरी एक खास स्किल है और इसको भी एसोसिएशंस में कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं। इस स्किल की मदद से सैंड, स्पीड और शेप को भी छुपाया जा सकता है और जो भी लोग मेरी इस स्किल के बारे में जानते हैं वो अभी जिंदा नहीं है। और तब कैंग जिन्वू पर अटैक करने में सक्सेसफुल रहता है और बोलता है तो अब मैंने तुम्हारे पैर को जख्मी कर दिया है तो अब तुम मेरे से काफी स्पीड में लड़ नहीं पाओगे। तब जूही ये देखकर उसको हील करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन कैंग बोलता है तुम वहीं रुक जाओ, इसके बाद तुम दोनों की बारी है। तो अब बताओ आखिर कैसा लग रहा है? अब तुम इतनी स्पीड में नहीं लड़ पाओगे। जिन्वू बोलता है अपनी बकवास बंद करो और अपनी डेली क्वेस्ट की मदद से खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। ये देखकर कैंग बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने आज तक नहीं सुना कि एक फाइटर के पास मैजिक पावर भी हो। आखिर ये इसे और कितनी बार यूज कर सकता है? और अब तो मैं इसकी पावर को डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा, यानी इसका मतलब ये सच में खतरनाक है। जिन्वू बोलता है तुम्हारी वजह से मैंने अपना एक और इमोशन खो दिया और अब तो मुझे तुम जैसे पर्सन पे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। तब कैंग बोलता है तो अच्छा ऐसी बात है, यानी कि तुमने भी पहले किसी को मारा है, तुम तो मेरी तरह निकले। डबल अवेकन एक ऐसी पावर है जो कि दुनिया के रूल को ही चेंज कर देती है। यहाँ मिस्टर सोंग सोचते हैं यानी कि इसने बहुत कम समय में काफी डिफिकल्ट डिसीजन लिए हैं और इसीलिए जिन्वू ऐसा बन चुका है। इसके बाद कैंग फिर से अपनी इंटेंट स्किल को एक्टिव कर दोबारा से गायब हो जाता है, लेकिन इस बार जिन्वू उसके हर अटैक को रोक पा रहा था। कैंग सोचता है ये तो मेरी स्किल की मदद से ही मुझे डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक इसे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। तभी जिन्वू अपनी मर्डर इंटेंट स्किल को एक्टिव कर लेता है और तब कैंग जिन्वू की एक अंधेरी सी जगह में फंस जाता है और तब वो उस अंधेरे में दो आंखों को देख पाता है और तभी जिन्वू का डैगर उसके सीने के आर पार हो जाता है। कैंग बोलता है तुमने मुझसे पूछा था ना कि आखिर मैं लोगों को क्यों मारता हूँ। एक हंटर आम लोगों से काफी अलग होता है क्योंकि वो अपनी जान को बार बार रिस्क में डालता रहता है और अब तो तुम भी मेरी ही तरह हो और अब हम दोनों ही किलिंग मशीन बन चुके हैं, लेकिन मैं जो लूजर हूँ वो हारेगा और यही एक लॉजिक भी बनता है। लेकिन आखिर तुम हो कौन? एक असैसिन जो कि मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं सुना। जिन्वू बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता। कैंग बोलता है पर अब जब तुमने मुझे मार दिया है तो तुम अब खुद को और नहीं छुपा सकते। जिन्वू बोलता है मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हमेशा ही ग्रो करता रहता है। कैंग बोलता है लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारी सोल पहले ही एक डार्कनेस के साथ अटैच्ड है और जब तुम उस अंधेरे में शैडो को देखोगे तो वो भी पलटकर तुम्हें देखेगी। अब उसके मरने के बाद जिन्वू सोचता है मुझे ये तो पता है कि हर लड़ाई के साथ मैं ग्रो कर रहा हूँ, पर साथ ही मैं ये फील कर सकता हूँ कि मैं कुछ न कुछ खोते जा रहा हूँ। अब मिस जूही और मिस्टर
सॉन्ग जिन्हू को थैंक यू बोलते हैं। जिन्हू बोलता है आप लोग बाहर चल जाइए, मुझे इस डंजन को क्लियर भी करना है। और अब जिन्हू अकेला जाकर ही बॉस को मार कर बाहर आ जाता है। अब यहाँ वो इंस्ट्रक्टर वो भी आ जाता है और वो सोचता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कैंग भी इन सब में इन्वॉल्व होगा और वो ही ये सब मर्डर्स करेगा। तभी वो जिन्हू को देखता है और सोचता है ये तो वही ई रैंक हंटर है, लेकिन अब ये काफी ज्यादा बदल चुका है। अब वो सबसे बोलता है मुझे माफ करना, हमें पता नहीं था कि वो ऐसा करेगा, मुझे उस पर पहले से ही शक था। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि किसने उसे मारा है? जिन्हू सोचता है लगता है अब मैं खुद को और भी ज्यादा छुपा नहीं सकता। तभी मिस्टर सॉन्ग सारा इल्जाम खुद के ऊपर ले लेते हैं। वो पूछता है लेकिन आप तो एक सी रैंक हंटर हो, आप एक बी रैंक हंटर को कैसे मार सकते हो? तब मिस्टर सॉन्ग जूही की तरफ इशारा करते हैं। वो बोलता है तो अच्छा, आपने उसे हराने के लिए एक हीलर की मदद ली। और वो मन में सोचता है कैंग एक बी रैंक का टॉप हंटर था और मैं ये मान ही नहीं सकता कि एक सी रैंक का हंटर उसे हरा सके। अब मिस्टर सॉन्ग यहाँ से जाते हुए जिन्हू से बोलते हैं मुझे पक्का भरोसा है कि किसी रीजन की वजह से ही तुम अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो और तुम इसे ऐसा मान लेना कि तुमने मेरी जान बचाई जिसका कर्ज मैंने चुका दिया। यहाँ 3 घंटे बाद वो आदमी जिसने कैंग को उनको मारने का ऑर्डर दिया था वो खुद को अरेस्ट करा लेता है, जिस वजह से ये केस एक सेल्फ डिफेंस अटैक मानकर खत्म कर दिया जाता है। यहाँ मिस जूही जिन्हू को वही क्रिस्टल दिखाती है। जूही जिन्हू से बोलती है तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो जिन्हू, और मुझे देखो मैं तो अभी तक वही हूँ। जिन्हू बोलता है अब तक काफी कुछ हो चुका है और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस काफी अलग तरह से काम करता है। मिस जूही बोलती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और शायद मैं एक हंटर बनने से डरती हूँ। मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ काम नहीं आया। मुझे मेरे रैंक के हिसाब से ए या बी या सी रैंक के डंजन में जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी सिर्फ ई और डी रैंक के डंजन में ही जाती हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि इस तरह मैं तुमसे मिली जिसे मैंने बार बार हील किया। पहले मुझे तुम पर काफी गुस्सा आता था कि तुम बार बार खुद को हर्ट कर लेते हो और याद है हमने एक बार वादा किया था हम एक साथ बाहर जाएंगे, लेकिन अब मैं ये तुम्हें वापस दे रही हूँ क्योंकि मैं ये हंटर वाली जॉब को छोड़ रही हूँ और अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ। ये बोलकर वो क्रिस्टल जिन्हू को दे देती है। जिन्हू बोलता है अगर मैं कभी आपके एरिया में आया तो मैं आपको दोबारा से बाहर जाने के लिए इनवाइट जरूर करूंगा। जूही के जाने के बाद जिन्हू याद करता है कि वो ने उससे क्या कहा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसे एक ई रैंक हंटर ने बी रैंक हंटर कैंग को हरा दिया। वैसे तो तुम्हारा सेकंड अवेकन हुआ है और तुम पहले एग्जामिन किए जा चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो सतर्क रहो। आखिर आपका कहने का मतलब क्या है? वो बोलता है उस डंजन में जहाँ डोंग सुक मारा गया था बस तुम और एक डी रैंकर ही बचे थे, लेकिन अब डोंग सुक का छोटा भाई तुम्हारे पीछे लग चुका है और वो तुम दोनों को मारना चाहता है। जिन्हू बोलता है तो अब क्या वो एस रैंकर हमारे पीछे है? तुमने सही कहा, वो तुम्हारे ही पीछे है और उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डंजन में क्या हुआ था। वो बस उन दोनों को मारना चाहता है जो डंजन से वापस बाहर आए थे। एस रैंक हंटर्स पल भर में किसी भी चीज को तबाह या बचा सकते हैं और यही अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एस रैंक हंटर्स ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनसे खुद मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। अगर तुम्हें इससे बचना है तो मैं तो तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली के साथ इस शहर को छोड़कर चले जाओ। और अब जिन्हू सोचता है तो अब अगर वो मेरे पीछे पड़ा है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट डे जिन्हू यो के साथ एक डंजन के पास चला जाता है जहाँ पर अपनी टीम को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। ये उससे बोलता है मैंने यहाँ अपनी टीम में उन लोगों को बुलाया है जो कि हंटर्स तो हैं लेकिन किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे या फिर उन्हें कोई काम नहीं दे रहा, और वैसे भी हम एक सी रैंक के डंजन के अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 8 मेंबर्स की तो जरूरत पड़ेगी ही। तब जिन्हू एक लड़की को देखकर बोलता है क्या तुम यहाँ पर एक बच्ची को भी लाए हो? यो बोलता है अगर आपके पास ताकत है तो माइनर को लाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तब यहाँ वो लड़की बोलती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूँ। तब जिन्हू उससे बोलता है लेकिन तुम एक हाई स्कूल गर्ल भी हो, क्या किसी डंजन के अंदर जाने का तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस भी है? इस पर वो लड़की हाँ करती है। तब जिन्हू बोलता है क्या तुम एक ई रैंकर हो? वो लड़की बोलती है हाँ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने सही कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस डंजन के अंदर तुम में से कोई नहीं जाने वाला, सिर्फ मैं और यू ही इसके अंदर जाएंगे। तब इनमें से एक बंदा बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सिर्फ तुम ही दोनों अंदर जाओगे और हमें बाहर रहने के ही 3 मिलियन मिलेंगे? यो बोलता है तुमने सही कहा, हर गेट के तुम्हें 3 मिलियन मिलेंगे सिर्फ बाहर रहने के लिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से अगर ये बात तुमने किसी को भी बताई तो तुम्हें हमारे दिए गए अमाउंट का 10% वापस करना होगा। यहाँ जिन्हू को कैंग को मारने पर एक स्टोन मिला था। अब जिन्हू उस स्टोन को देखकर बोलता है लगता है इसे यूज करने का वक्त आ चुका है। जिन्हू उसे इस्तेमाल करता है जिससे जिन्हू को स्टाइल मूव मिल जाता है जिससे वो खुद के प्रेजेंस को हाइड कर सकता है। तभी यहाँ पर यू एक आर्मर पहनकर आ जाता है लेकिन जिन्हू उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है आखिर तुमने ये क्या पहन लिया है, जाओ उसे उतार कर आओ। इसके बाद यू सिर्फ उस आर्मर का हेलमेट पहनकर जिन्हू के साथ डंजन के अंदर चला जाता है। यहाँ बाहर एक बंदा उनको देखकर बोलता है क्या सच में ये दोनों ही अंदर जाने वाले हैं? तब उसके साथ वाला कहता है हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो हमारी पेमेंट पहले ही मिल चुकी है। अब यहाँ ये उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है एक क्वालिफाइड टीम को भी डंजन क्लियर करने में
में कम से कम 2 घंटे लगते हैं और अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। लगता है हमें कुछ देर और वेट करना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि यो वापस आ रहा है। ये देखकर एक आदमी बोलता है तो ये लोग भागकर वापस आ रहे हैं, लेकिन तभी उनमें से एक बोलता है, देखो गेट बंद हो गया, इन्होंने बॉस को मार दिया। और ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब ये लोग अगली डंजन की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ जिन्हू मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था और उसका लेवल काफी तेजी से अप हो रहा था। अगले दिन ये लोग और भी ज्यादा डंजन्स के अंदर जाते हैं जहाँ जिन्हू मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है और अब जिन्हू अपनी न्यू स्किल का इस्तेमाल कर दुश्मनों को मार देता है। तब ये देखकर यो बोलता है, बॉस तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यहाँ जिन्हू सोचता है, भले ही जब कैंग को मारने पर मुझे ये स्किल मिली थी मैं इतना खुश नहीं था, लेकिन इसे यूज कर मुझे काफी मजा आ रहा है। तब यहाँ जिन्हू का लेवल अप हो जाता है और उसको कुछ नई स्किल भी मिलती है, जिनमें से एक का इस्तेमाल करते वक्त जिन्हू एक मॉन्स्टर को बीच में से ही फाड़ देता है। सब मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जिन्हू सोचता है, मुझे काफी सारी नई स्किल्स भी मिल चुकी हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास इतना मैजिक नहीं है कि इसे मैं ज्यादा देर तक यूज कर सकूं। और अब जब चीजें इतनी स्मूथली जा ही रही हैं, तो क्या मुझे डीमन कासल जाना चाहिए? पर रुको, क्या मैं इतना काबिल भी हूँ? अभी मैं बी और ए रैंक के बीच में आता हूँ, तो क्या मैं उस डंजन को भी क्लियर कर भी पाऊंगा? लेकिन तभी जिन्हू को उसका सिस्टम जॉब चेंजिंग क्वेस्ट देता है। यहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड के अंदर मैनेजर को सी रैंक गेट को बिकने की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तब मैनेजर बोलता है, आखिर वो कौन है जो इतना पैसा देकर सी रैंक के गेट्स को खरीद रहा है? तब उसका जूनियर उससे बोलता है, मार्केट में एक नई स्ट्राइक टीम आई है जो कि डबल पैसा देकर सी रैंक के गेट्स को खरीद रही है और उसके लीडर का नाम है यो जिन्हू। मैनेजर को पता चलता है कि वो कंस्ट्रक्शन के मालिक का बेटा है। तो मैनेजर बोलता है, लगता है कोई अमीर बच्चा हंटर खेल रहा है। लेकिन तभी वो जिन्हू का नाम देखता है और बोलता है, सॉन्ग जिन्हू, ये नाम तो डबल डंजन के वक्त भी बाहर आया था, लगता है वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। यहाँ जिन्हू एक और डंजन को क्लियर कर बाहर आ जाता है और अपनी दूसरी डंजन की तरफ चलने लगता है। यहाँ मैनेजर का साथी मैनेजर से बोलता है, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका रीअवेकन हुआ है? मैनेजर बोलता है, इसके कई कारण हैं। वो कई बार खतरनाक डंजन्स के अंदर फंसा है, लेकिन हर बार वो जिंदा बाहर आ चुका है। पहला डबल डंजन, दूसरा डोंगसू की टीम जब गायब हो गई थी, और आखिरी कैंग की डेथ वाला इंसिडेंट। और ये तीनों ही काफी ज्यादा खतरनाक थे। हर बार कोई ना कोई मरता रहा, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत बाहर आ गया। तब उसका जूनियर बोलता है, तो आखिर अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैनेजर बोलता है, क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? हम किसी खतरनाक हंटर को अपनी साइड करने जा रहे हैं। अब यहाँ वो मैनेजर डंजन के पास आता है और वो देखता है कि सभी लोग बाहर बैठ के आराम कर रहे हैं। तभी वो लड़की मैनेजर से बोलती है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये खतरनाक जगह है। मैनेजर बोलता है, मैं डंजन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, तो क्या आप भी एक स्ट्राइक टीम का हिस्सा हो? वो लड़की हाँ करती है। तब मैनेजर सोचता है, तो क्या इसका मतलब वो अकेला ही डंजन के अंदर चला गया? लगता है इस बार मेरे हाथों में बहुत खतरनाक चीज लगी है। अब यहाँ वो मैनेजर यहाँ से चला जाता है। तभी जिन्हू यो के साथ वापस आ जाता है। अब जिन्हू यो से बोलता है, मैं कल 1 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है और जितनी भी हमारी डंजन्स कल के लिए रिजर्व है उसे 2 दिन के लिए होल्ड कर दो। हम देखते हैं वो मैनेजर यो की बातें और जिन्हू की बातें सुन रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ एस रैंक हंटर चोइजो को जेजू आइलैंड का एक डरावना सपना आता है। अब अपने टेबल पे पड़ी एक फाइल जिसके ऊपर जेजू आइलैंड के बारे में कुछ लिखा होता है। गाइस, अगर आपको जानना है कि जेजू आइलैंड आखिर क्या है और इसका क्या रहस्य है, तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जाकर ये वाली वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ वो मैनेजर जिन्हू से मिलता है और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद वो जिन्हू के साथ कॉफी पीते हुए बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि आपने व्हाइट टाइगर गिल्ड के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि सिटी की सबसे बेस्ट गिल्ड है और हम हमेशा ही न्यू टैलेंट वाले लोगों को ढूंढते रहते हैं। मैनेजर आगे बोलता है, हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर ले, इसके बदले हम यो कंस्ट्रक्शन से भी आपको डबल अमाउंट देंगे। ऐसा बोलकर वो मैनेजर सोचने लगता है, एक ई रैंक हंटर के लिए इतना पैसा काफी होगा, ये मना कर ही नहीं सकता। तभी जिन्हू बोलता है, कि आप मुझे अपने हेडक्वार्टर का प्राइस बता सकते हैं? वो मैनेजर बोलता है, शायद 50 बिलियन के आसपास होगी। जिन्हू बोलता है, तो क्या आप मुझे अपना हेडक्वार्टर देने वाले हैं? मैनेजर बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तब जिन्हू उससे यो कंस्ट्रक्शन के साथ किया हुआ अपना एग्रीमेंट दिखाता है, जो देखकर वो मैनेजर एकदम हैरान हो जाता है। और जिन्हू बोलता है, अगर आप मुझे डबल पैसा देने वाले हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपना हेडक्वार्टर मुझे देने वाले हैं। इस पर वो मैनेजर बोलता है, इतना बड़ा डिसीजन मुझे अपने ऑफिसर से पूछकर लेना होगा। जिन्हू बोलता है, तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, और यहाँ से जाने लगता है। मैनेजर सोचता है, मुझे कुछ भी करने से पहले इसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लेना चाहिए था। तब जिन्हू उससे बोलता है, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? और जैसे ही मैनेजर देखता है, जिन्हू गायब हो जाता है और मैनेजर के गाल पर एक कट मार देता है, जिसे देखकर मैनेजर सोचता है, ये तो एक स्टेल एबिलिटी है, तो शायद इसीलिए ये जिन्हू कंस्ट्रक्शन इसे इतना पैसा दे रहा है। अब मैनेजर बोलता है, मुझे माफ करना, हमें कुछ नए हंटर्स को ट्रेनिंग के लिए उन सी गेट्स की जरूरत थी, लेकिन किसी ने पहले ही उसे खरीद लिया था और वो आप लोग थे। और तब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आपका नाम वहाँ पर पड़ा और आपके पीछा करने लगा। जिन्हू बोलता है, तो इसके बारे में कौन कौन जानता है? वो मैनेजर बोलता है, मैं और मेरा एक जूनियर। जिन्हू बोलता है, अभी मैं इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता और दुनिया के सामने आना नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरे बारे में किसी को भी पता चला तो मेरा सबसे
पहला शक आप दोनों पर ही जाएगा। सुनकर मैनेजर बोलता है, वैसे तो मुझे अपने ऑफिसर्स को एक रिपोर्ट देनी है, लेकिन इसके चक्कर में मैं खुद की जान गंवाना नहीं चाहता और ये बात मैं अपने जूनियर को भी समझा दूंगा। तब जिन्नू उसके सामने आ जाता है और बोलता है, तो ये सारी प्रॉब्लम उस सी गेट्स को खरीदने की वजह से हुई है, तो चलो एक डील करते हैं। मैं इसी वक्त आपको 3 सी रैंक के गेट बेच दूंगा और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस डील के अंदर वो मैनेजर जिन्नू को हर एक गेट के बदले 200 मिलियन देगा। जिन्नू बोलता है, तो 600 मिलियन में ये तीनों गेट आपके हुए और अब क्या कुछ देर के लिए आप अपनी आंखों को बंद और मुंह को खुला रख सकते हैं। वो मैनेजर ऐसा ही करता है और तब जिन्नू उसके मुंह में हीलिंग पोशन डालकर जाने लगता है। वो मैनेजर बोलता है, तो अब क्या मैं समझ सकता हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा है। जिन्नू बोलता है, जब तक हमारी ये बात और मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा तब तक तुम ऐसा समझ सकते हो। और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ नेक्स्ट डे यो कॉल पर जिन्नू से बोलता है, 600 मिलियन आ चुके हैं, वैसे आपने इतने सही प्राइस पर आखिर इन गेटों को किसको बेच दिया। जिन्नू बोलता है, इसे सीक्रेट ही रहने दो। यहाँ मैनेजर का जूनियर उसे फिर से बताता है, यही हमारे आसपास कुछ और सी रैंक के गेट अपीयर हुए हैं। ये सुनकर मैनेजर बोलता है, उसने मुझे डराया ही नहीं बल्कि मुझे ठग भी लिया। तभी उसे जिन्नू का मैसेज आता है जिसमें जिन्नू ने लिखा था, इसके साथ हम दोनों बराबर हो गए, तो अब मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरे बारे में आपको कुछ पता भी था। यहाँ वो मैनेजर सोचता है, भले ही मैं ठगा गया हूँ लेकिन मेरे पास अभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो है। और यहाँ दूसरी तरफ जिन्नू जॉब चेंजिंग क्वेस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। जिन्नू इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए शहर से काफी दूर एक जंगल में आ जाता है और अब जिन्नू बोलता है, मेरा लेवल अब 40 हो चुका है और इससे पहले मैं 2 डेंजर्स के अंदर जा चुका हूँ, लेकिन तब मैं की मदद से गया था। लेकिन ये पहली बार है जब कोई क्वेस्ट मुझे डायरेक्ट मिल गया हो। तो क्या इसका मतलब ये बाकियों से अलग है? और यहाँ तो मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि कब मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ। इसका मतलब कि ये बाकियों से तो अलग है ही, पर साथ ही साथ काफी ज्यादा डेंजरस भी है। और अगर ये डेंजरस है तो यानी इसके अंदर मुझे काफी सारी नई स्किल्स मिल सकती हैं जिसकी मदद से मैं अपना लेवल अप कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर जिन्नू उसे एक्सेप्ट कर लेता है और तभी जिन्नू के सामने एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है। तब जिन्नू बोलता है, मैंने अपना डेली क्वेस्ट तो कंप्लीट किया ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आने के बाद उसे कंप्लीट कर लूंगा। तो चलो देखते हैं आखिर ये कैसा होने वाला है। और ऐसा बोलकर जिन्नू अंदर चला जाता है और यहाँ अंदर जिन्नू का वेट इग्रिस कर रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ यू अपने फादर से बात करने आया होता है कि तभी उसका भाई यहाँ पर आ जाता है। यहाँ जिन्नू के अंदर आते ही उसे नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे साफ साफ बताया जाता है कि इस डेंजन के अंदर ना तो वो किसी पोशन का इस्तेमाल कर सकता है और ना ही फुल रिकवरी का, और इसे बिना कंप्लीट किए बगैर वो बाहर भी नहीं जा सकता। और तभी जिन्नू के सामने एक नाइट आ जाता है। जिन्नू भी अपने डैगर को निकाल लेता है और अब जिन्नू उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्नू नोटिस करता है कि उसके अटैक से नाइट को तो कुछ हुआ ही नहीं। दोनों एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जिन्नू का डैगर उसके आर्मर के अंदर जा ही नहीं पा रहा होता है। और तब जिन्नू उसके अटैक को डॉज करते वक्त डीमन कसाका के साथ अपनी फाइट को याद करता है, जहाँ उससे लड़ते वक्त जिन्नू अपने हाथ की मदद से उसे मार पाया था। और यहाँ जिन्नू यही करने की सोचता है, वो अपने डैगर को रखकर अपने हाथों की मदद से उस नाइट की मुंडी को धड़ से अलग कर देता है। जिन्नू बोलता है, मैंने तो अपनी यहाँ पर फैटल स्ट्राइक को वेस्ट कर दिया और अब तो मैं यहाँ पर खुद को दोबारा रिकवर भी नहीं कर सकता, लेकिन इससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ यू के फादर यू से खाना खाने के लिए बोलते हैं और उसके भाई से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं। तब यू का भाई बोलता है, फादर मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन कुछ एस रैंक हंटर जैसे कि चाहिन ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन इससे मेरे प्लान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं देश भर के एस रैंक हंटर से बात करता रहूंगा और जब हम उन्हें अच्छा पैसा देंगे तो वो जरूर आएंगे। अब वो अपने भाइयों से बोलता है, मुझे पता है कि यो तुम भी कुछ न कुछ कर रहे हो, क्योंकि तुमने काफी सारे सी रैंक के गेट्स को खरीदा है, जिसका मतलब कि तुम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम मेरे रास्ते के बीच में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब यो सोचता है, मेरे भाई को और मेरे फादर को जिन्नू की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं मास्टर जिन्नू की स्ट्रेंथ की मदद से क्या क्या हासिल कर सकता हूँ। यहाँ जिन्नू नाइट से लड़ा जा रहा होता है, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं। पर तभी एक नाइट गायब होकर जिन्नू पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन्नू उसे मार देता है और बोलता है, यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर तो स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ तो कुछ मैजिक नाइट्स भी हैं। और ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरी सारी फाइट्स को दोहराया जा रहा है। सच में ये क्वेस्ट मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इनसे लड़ने के लिए मुझे अपनी अलग अलग स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि नाइट से लड़ने के लिए मैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ और वहीं असेशंस के लिए मैं प्रेसिशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी स्ट्रेंथ का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। और अगर मेरी प्रेसिशन कम हुई तो मैं असेशंस को डिटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। पर इसके बावजूद सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये मैजिशियन है, क्योंकि इनको हराने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है और मैंने इंटेलिजेंस में ज्यादा पॉइंट्स को इन्वेस्ट नहीं किया था। पर यहाँ मैं अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ और अब तो मैं थकता भी जा रहा हूँ। पर मुझे जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना होगा। और यहाँ दूसरी तरफ जोइजो अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड पे जाने के लिए तैयार होता है। यहाँ जिन्नू सभी नाइट्स को हरा देता है और तब जिन्नू को काफी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं और उसी रिवॉर्ड में जिन्नू को एक
आर्मर मिलता है जिसे जिन्हू पहन लेता है और काफी खुश होता है। जिन्हू को काफी सारे कॉइन्स मिले होते हैं और अब जिन्हू नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ जाता है जहाँ जिन्हू के सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा आता है और जिन्हू बोलता है पता नहीं इस दरवाजे के पीछे कौन सा खतरनाक मॉन्स्टर मेरा इंतजार कर रहा है, पर अब जब मैं बिना मॉन्स्टर को हराए यहाँ से नहीं जा सकता तो मुझे अंदर जाना होगा। और तब जिन्हू उस दरवाजे को खोल देता है। उस दरवाजे के अंदर से जिन्हू को काफी ज्यादा हाई प्रेजेंस ऑरा महसूस होता है। जिन्हू के अंदर आते ही सारी मशाले जलने लग जाती हैं और तब जिन्हू के एकदम सामने एक एम्प्टी थ्रोन होता है जिसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर एक नाइट आ जाता है। उसे देखकर जिन्हू कांपने लगता है और इस नाइट का नाम होता है द रेड कमांडर इग्रिस। जिन्हू बोलता है ये फीलिंग तो बिल्कुल डबल डेंजर जैसी है। तो ये है इस एम्प्टी थ्रोन का रखवाला द ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। इसका नाम डार्क रेड में लिखा है, यानी इसका लेवल मेरे से काफी ज्यादा है। और तब दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी इग्रिस काफी तेजी से जिन्हू के पास आकर अटैक करता है, लेकिन जिन्हू उस अटैक को डॉज कर लेता है और सोचता है इसने तो काफी आसानी से पिलर को तोड़ दिया। तब इग्रिस दोबारा से जिन्हू पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है और वो तभी जिन्हू के पास दोबारा पहुंचकर काफी सारे स्लैश अटैक करता है जिससे पीछे वाली दीवार पूरी टूट जाती है। जिन्हू बोलता है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि काफी ज्यादा तेज भी है। और तब इग्रिस बिना रुके दोबारा से जिन्हू पे अटैक कर उसे दूर गिरा देता है और फिर दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन जिन्हू फिर से उसके अटैक से बच जाता है। जिन्हू सोचता है इसने तो इतना भारी आर्मर पहन रखा है लेकिन तब भी ये काफी तेजी से मूव कर पा रहा है, ये तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। तब जिन्हू अपने डैगर से इग्रिस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक का इग्रिस पर कोई फायदा नहीं होता। जिन्हू देखता है कि इग्रिस के आर्मर के कारण उसका डैगर उसके अंदर नहीं घुस पा रहा है। तभी इग्रिस अपनी तलवार से जिन्हू पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्हू उसके अटैक को अपने डैगर की मदद से रोक लेता है। तब इग्रिस उसे दूर फेंक देता है और जिन्हू सोचता है मैं चाहे इसकी स्पीड को मैच कर सकता हूँ लेकिन इसकी ताकत को कभी नहीं, और मेरा डैगर भी इसके शरीर के अंदर नहीं घुस पा रहा है। क्या मैं इसे कभी हरा भी पाऊंगा? ये एनिमी तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। तब जिन्हू अपने डैगर को वापस रखकर सोचता है वैसे तो मुझे नहीं पता कि मैं बिना डैगर के इसे हरा भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरे पास इसे डैमेज देने का बस यही रास्ता है। तब इग्रिस जिन्हू को खाली हाथ देखकर अपनी तलवारों को भी फेंक देता है और जिन्हू से बराबरी की लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तब यहाँ हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनका असिस्टेंट मिस्टर वू देर रात तक काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास मिस्टर चोइजो का कॉल आता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं क्या तुम तैयार हो? चोइजो बोलता है बिल्कुल, पर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे परमिशन दी। परमिशन तो मुझे देनी ही थी क्योंकि तुम बार बार जेजू आइलैंड का नाम ले रहे थे, जिसकी वजह से पिछला जो भी हुआ था पब्लिक को सब कुछ याद आ गया और जिस वजह से मुझे तुम्हें परमिशन देनी पड़ी। चोइजो बोलता है पर क्या वो लोग तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे बात, क्योंकि तुम खुद ही परेशानी को ढूंढ रहे हो। प्रेसिडेंट बोलते हैं मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना क्योंकि ये तुम भी जानते हो जेजू आइलैंड सच में खतरनाक है। मुझे इसके बारे में पता है, मुझे बस वहाँ जाकर अपनी टीम के साथ एक छोटा सा अटैक करना है ताकि हमें एनिमी के साइज और स्ट्रेंथ के बारे में पता चल सके। मेरे लिए जेजू आइलैंड की थर्ड बैटल अभी भी खत्म नहीं हुई है। और यहाँ इग्रिस जिन्हू को मारने लगता है और जोर जोर से पटकने लगता है और तब उसे एक दीवार में घुसाकर जोर जोर से उस पर मुक्के मारने लगता है। तब जिन्हू उससे बचकर बोलता है मैं इस टाइम डिफेंस कर रहा था पर तब भी मैंने अपने 500 पॉइंट खो दिए, लेकिन शुक्र है कि मैंने ये आर्मर पहन रखा था, वरना अगर मैं इसके अटैक को डायरेक्टली लेता तो अब तक शायद मैं जिंदा भी नहीं होता। ये तो बिना अपनी स्वॉर्ड के भी मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता तो मुझे अपनी स्पीड को इससे ज्यादा बढ़ाना होगा। और तब जिन्हू अपनी पॉइंट से अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और इग्रिस पर अटैक कर देता है, लेकिन इग्रिस उसके अटैक को रोकने में सक्षम रहता है। तब जिन्हू बार बार उस पर अटैक करता है, लेकिन इग्रिस हर बार उसके अटैक से बच जाता है। अब इग्रिस उसे लात मारकर काफी दूर फेंक देता है और फिर से उस पर अटैक कर उसे जमीन में दे मारता है, पर जिन्हू अब भी हार नहीं मानता। वो इग्रिस पे लगातार अटैक करता रहता है और एक लात जिन्हू उस पे दे मारता है, पर इससे इग्रिस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जिन्हू को मारते मारते इधर उधर पटकने लग जाता है और जिन्हू को एक भी अटैक करने का मौका नहीं देता और दूर फेंक देता है। तब जिन्हू सीधा उस एम्प्टी थ्रोन पर जाकर गिरता है। तब इग्रिस जिन्हू के पास आकर अपनी तलवार को वापस बुला लेता है और जिन्हू का गला काटने वाला होता है, लेकिन तब जिन्हू उसकी तलवार को रोक लेता है और बोलता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, और इग्रिस की तलवार को दूर फेंककर अपने डैगर को इग्रिस की आंख में घुसा देता है। इससे इग्रिस को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तब जिन्हू उसे दीवार में दे मारता है और अपने डैगर को वापस अपने पास बुलाकर इग्रिस के गले में घुसा देता है, पर उस अटैक से भी इग्रिस को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब जिन्हू काफी ज्यादा पागल हो जाता है और पागलों की तरह इग्रिस पर अटैक करने लग जाता है और अपनी पूरी जान से उस डैगर को इग्रिस की गर्दन के आर पार कर देता है और इससे वो इग्रिस को हराने में कामयाब हो जाता है और बोलता है ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, मेरा लक था कि मैं बच गया। ये मेरे से स्पीड, एबिलिटी और स्ट्रेंथ तीनों में काफी ज्यादा तेज था, अगर मैं एक भी गलती करता तो मारा जाता। तब यहाँ जिन्हू
जिन्वू को 4 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें पहले रिवॉर्ड के तौर पर जिन्वू को 1.50 लाख गोल्ड मिलते हैं। दूसरे में जिन्वू को इग्रिस का हेलमेट मिलता है जो कि एस रैंक का होता है और कुछ इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं। तीसरे में उसकी एबिलिटीज को भी बढ़ा दिया जाता है और एक स्टोन मिलता है जिसे फोड़ कर वो कोई सी भी एक एबिलिटी को ले सकता है। और चौथा उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। ये सब पाने के बाद जिन्वू सोचता है क्या ये मुझे इसीलिए मिला है क्योंकि अभी तक क्वेस्ट पूरा नहीं हुआ। और तभी जिन्वू के सामने काफी सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं और तब जिन्वू को एक नोटिफिकेशन मिलता है और उसे बताया जाता है अब देखना ये है कि तुम कितनी देर तक यहाँ टिक सकते हो और जितनी देर तक तुम यहाँ पर टिके रहोगे तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते रहेंगे। तुम्हें बस एनिमीज को मारते रहना है। और तब यहाँ पर काफी सारे पोर्टल्स के अंदर से एनिमी आते रहते हैं। जिन्वू सोचता है अगर ये सारे इग्रिस जितने ही ताकतवर हुए तो, पर कोई नहीं, ये उसके जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ चोइजो अपनी टीम को लेकर जेजू आइलैंड के लिए निकल जाता है और यहाँ जिन्वू बोलता है ये लोग बस ये देखना चाहते हैं कि मैं कितनी देर तक यहाँ टिक सकता हूँ, लेकिन इनकी संख्या काफी ज्यादा है इसीलिए मैं गायब हो जाऊंगा। तब वो अपनी स्टाइल मूव का इस्तेमाल कर गायब हो जाता है। लेकिन तब एक मैजिशियन उसे ढूंढ लेता है। जिन्वू को अभी यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता है और तभी एक नाइट उस पर अटैक कर देता है। तब जिन्वू उसे हराकर सोचता है लगता है मेरे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, पर मैं इन्हें कितना भी मार लूं ये लोग गेट से आना बंद नहीं करेंगे। तब जिन्वू अपने हाथ में टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल को लेकर बोलता है लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा। पर तभी जिन्वू पर एक नाइट अटैक कर देता है और उसका टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल भी दूर गिर जाता है और अब सारे नाइट उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते। अब यहाँ जिन्वू उन सोल्जर से लड़ रहा होता है और सोचता है अब मैं क्या करूँ, मेरा टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल भी दूर गिर चुका है और अब वो मुझे मिल भी नहीं रहा और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उसे ढूंढता फिरूं। यहाँ से निकलने का सिर्फ अब एक ही रास्ता है और वो ये है कि मुझे इनसे लड़ना होगा। और फिर जिन्वू दोबारा से नाइट से लड़ना स्टार्ट कर देता है और सोचता है अब तो मेरा स्टेमिना कम हो रहा है और अब तो मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल कर भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहीं हार मान जाऊंगा, मैं यहाँ से जिंदा बाहर जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू और भी ज्यादा जोश में आकर उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है और सोचता है मैं हमेशा से ही काफी ज्यादा कमजोर रहा हूँ और इसलिए मैं जानता हूँ कि वो फीलिंग कैसी होती है, पर इसके बावजूद मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी। तभी जिन्वू को इल्यूजन होने लगता है और उसे अपने साथियों की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उसे वीक हंटर बोल रहे होते हैं। तभी उसे मिस्टर सॉन्ग का इल्यूजन होने लगता है और मिस्टर सॉन्ग उससे बोलते हैं अब बहुत हुआ, तुम्हें आराम करना चाहिए। तब मिस जूही भी बोलती है ये सही कह रहे हैं जिन्वू, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तभी जिन्वू को अपना खुद का पुराना रूप दिखने लगता है और वो बोलता है तुम्हें अभी वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हो, आखिर तुम इतनी खतरनाक जगह पर आए ही क्यों? क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम बस एक ई रैंक हंटर ही हो? लेकिन देखो फिर भी तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? यहाँ दूसरी तरफ प्रेसिडेंट गो बोलते हैं जेजू आइलैंड के 3rd बैटल के दौरान मेरी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं थी कि मैं वहाँ जाकर लड़ सकूं, इसीलिए मैं नहीं गया। पर आखिरकार तुम क्या कर रहे थे? तब वो बोलता है मैं उस टाइम सिक्योरिटी में था जो कि कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे। प्रेसिडेंट को आगे बोलते हैं उस बैटल के दौरान काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन जो लोग जिंदा बच गए थे वो आज तक इससे उभर नहीं पाए हैं। हर हंटर को किसी न किसी चीज का डर होता है, लेकिन उसे उसका सामना करना पड़ेगा, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ जिन्वू का रूप उससे बोलता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, पर देखो ये सिर्फ ऊपर से ही है, अंदर से तो मैं अभी भी डर रहा हूँ और आज मैं यहाँ मरने वाला हूँ। तब नाइट दोबारा से जिन्वू पर अटैक कर देते हैं और तब जिन्वू का रूप दोबारा से उससे बोलता है संग जिन्वू, एक ई रैंक हंटर, तुम एक ऐसे ड्रीमर हो जो हमेशा ही अपनी औकात भूल जाता है। तब नाइट दोबारा से जिन्वू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वू उनके अटैक से बच जाता है। पर तभी एक नाइट जिन्वू का सर जमीन में दे मारता है और जिन्वू का रूप बोलता है तो तुम अभी भी नहीं मरे, तुम हमेशा बोलते रहते हो ना कि मैं हमेशा तैयार हूँ, तो ये उसी का नतीजा है और आज तुम्हारी इसी आदत के कारण तुम मरने वाले हो। तब जिन्वू सोचता है तो क्या सच में मेरा अंत यही होने वाला है? तभी जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन आती है और जिन्वू सोचता है कि ये टास्क खत्म होने वाला है। तब जिन्वू का रूप उससे दोबारा बोलता है तो लगता है कि वो लोग तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं देंगे, तो चलो ठीक है हम दोबारा मिलेंगे। और तब हम देखते हैं कि वो नोटिफिकेशन जिन्वू ने जो अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया होता है उसकी पेनल्टी की होती है और नाइट का जिन्वू पर अटैक करने से पहले ही जिन्वू को एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अब जिन्वू सोचता है मुझे याद आया मैंने अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट किया ही नहीं था, पर शुक्र है उसी की पेनल्टी की वजह से आज मैं जिंदा बचा हूँ। मुझे याद है डंजन के अंदर जाने से पहले ही सिस्टम ने मुझे गुड लक कहा था, क्या वो इसीलिए था क्योंकि ये टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर ये सिस्टम मुझे जिंदा चाहता है? अब जिन्वू पोशन पीकर खुद की फिटिंग को ठीक कर लेता है और अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए पोशन पीने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुम्हारे अगर हेल्थ के पॉइंट बहुत ज्यादा कम है तो तुम पोशन पीकर उसे रिकवर नहीं कर सकते। इसके लिए या तो तुम्हें नेचुरली हील होना होगा या फिर तुम्हें लेवल अप कर पॉइंट्स को कमाना होगा। और तब जिन्वू के सामने काफी सारे सेंटीपीड्स आ जाते हैं। तब जिन्वू उनसे लड़ते हुए सोचता है अब मुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी परछाई ने मुझसे क्या कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे, तो वो सही है क्योंकि मैं जिंदा रहूंगा और मैं उससे जरूर मिलूंगा और जब तक कि मैं आखिरी सांस तक मर नहीं जाता तब तक मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता रहूंगा।
रहूंगा। तब जिन्हो कूदकर उन सेंटीपीड्स पर अटैक कर देता है और यहाँ जिना रात को बोलती है, क्या मेरा भाई अभी तक नहीं आया? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी देर तक काम कर रहा है और मैंने उसे बताया था कि कल टीचर गार्डन मीटिंग है, क्या वो कल वहाँ पर आएगा भी? और तब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो सभी सेंटीपीड्स को मार देता है और उसका लेवल अप हो जाता है। जिन्हो बोलता है, अब मेरी हेल्थ रिकवर हो चुकी है और मेरे पॉइंट्स भी बढ़ चुके हैं, तो चलो मैं अपने बाकी 10 मिनट्स में एक वेपन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तब जिन्हो को अपनी शॉप में एक नाइट किलर डैगर मिलता है जिसे वो खरीद लेता है और साथ ही वो इग्रिस के पास से मिले एक स्टोन को भी यूज कर लेता है जिससे उसे रूलर हैंड्स की पावर मिल जाती है। इस पावर से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है। यही ट्राई करने के लिए जिन्हो सेंटीपीड्स को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन अभी वो इतना पावरफुल नहीं होता कि वो उसे खींच पाए। इस पर जिन्हो बोलता है, तो अब बस मैं इतनी ही प्रिपरेशन कर सकता हूँ और अब बाकी सब मैं अपने लक पर छोड़ता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हो वापस से टेलीपोर्ट होकर उसी कमरे में पहुँच जाता है और एक एक कर सभी नाइट से लड़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ जोइजो अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड तक पहुँचने वाला होता है, लेकिन तभी उन्हें पानी में एक मैजिक डिटेक्ट होता है। यहाँ जिन्हो वापस से सभी नाइट से लड़ने लगता है और अपने डैगर्स की मदद से मारने लगता है और जिन्हो सोचता है इनसे खाली हाथ लड़ने से अच्छा तो इस डैगर के साथ ही लड़ना है। पर आखिर मुझे ये क्या फील हो रहा है? मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इनमें से एक को भी मार रहा हूँ। मैंने जितना मार रहा हूँ ये उतने ही बढ़ते जा रहे हैं और कोई मुझे ये समझाओ कि आखिर ये मैजिशियन यहाँ पर कर क्या रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो काफी देर से नॉन स्टॉप स्पेल कास्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनने मेरे पर एक भी अटैक नहीं किया है, बल्कि ये सारे नाइट्स ही मुझ पर अटैक कर रहे हैं। पर रुको, कहीं ये मैजिशियन स्पेल की जगह समनिंग मैजिक का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसके कारण ये सभी नाइट्स को बुला रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि सभी नाइट्स को मारने पर भी मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, यानी कि मुझे इस मैजिशियन को ही मारना होगा। जिसके बाद जिन्हो एक मैजिशियन को मार भी देता है और उसके मरते ही कुछ नाइट्स उसी के साथ मर जाते हैं। जिन्हो बोलता है, यानी कि मैं सही था, मुझे यहाँ पर सिर्फ इन मैजिशियन को ही मारना है। तो अब जब मुझे पता है तो तुम मुझसे छुप नहीं पाओगे। जिसके बाद जिन्हो हवा में उड़कर अपने रूलर हैंड्स की पावर की मदद से अपने दूसरे डैगर को अपने पास बुला लेता है और नाइट्स पर अटैक कर देता है और उन सबको मारते मारते वो एक मैजिशियन को और मार देता है। और फिर जिन्हो अपने रूलर हैंड पावर की इस्तेमाल कर एक मैजिशियन को अपने पास ही बुला लेता है और फिर उसे भी मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही मैजिशियन बचते हैं, पर तभी वो तीनों मैजिशियन अपनी पावर्स को इकट्ठा करने लगते हैं और एक स्पेल कास्ट करते हैं, जिससे यहाँ पर अभी तक जितने भी नाइट्स मरे होते हैं वो सभी जुड़कर एक मॉन्स्टर बन जाते हैं और जिन्हो पर अटैक कर देते हैं। पर जिन्हो उस अटैक से बचता हुआ उसके ऊपर झूमर गिरा देता है और तीनों मैजिशियन की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है इन्होंने इसे इसीलिए बुलाया क्योंकि ये जानते हैं कि काफी सारे कमजोर एनिमी होने से अच्छा एक ताकतवर एनिमी उनके सामने खड़ा हो। पर शायद ये लोग ये नहीं जानते कि जितने कम मेरे सामने टारगेट्स होंगे उतनी जल्दी मैं इनके पास पहुंच जाऊंगा। पर तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से जिन्हो पर अटैक कर देता है, पर जिन्हो उसके अटैक से बचता हुआ उन तीनों मैजिशियन को मार देता है। पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुकता। तब जिन्हो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर को बीच में से ही काट देता है। तब जिन्हो को नोटिफिकेशन आता है कि उसका जॉब चेंजिंग क्वेस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और जिन्हो बोलता है आखिरकार ये खत्म हुआ, लेकिन अब क्या? तब जिन्हो को उसके नोटिफिकेशन में मिलता है कि अपने पॉइंट्स की मदद से वो एक हाई लेवल तक जा सकता है। जिन्हो सोचता है क्या मैं यहाँ पर चूज नहीं कर सकता, और तब सिस्टम एनालिसिस कंप्लीट कर लेता है और तब जिन्हो को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है जहाँ भी प्लेयर जाता है वहाँ डेथ उसका पीछा करती है। चाहे प्लेयर कोई भी पाथ चुने वो हमेशा ही लाशें और खून बहाता है। प्लेयर हमेशा ग्रेट पावर के पीछे भागता है और वो उसे बिना किसी की मदद के हासिल भी कर लेता है। तो ये स्ट्रेंथ की भूख ही है जो कि उस घोस्ट को बुलाती है, जो कि मौत की गलियों में घूमता है। जो भी घोस्ट प्लेयर के द्वारा बुलाया जाएगा उसे सिर्फ प्लेयर के ही ऑर्डर मानने होंगे, क्योंकि वो शैडो आर्मी का एक हिस्सा होगा जो कि प्लेयर के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे। तब जिन्हो सोचता है रुको, क्या ये शैडो आर्मी क्या है और आखिर अब ये क्या हुआ? क्या मुझे नेक्रोमेंसर की जॉब मिली है? पर रुको, मैंने तो इंटेलिजेंस में ज्यादा पॉइंट खर्च भी नहीं करे थे, तो आखिरकार ये कैसे हो गया? नेक्रोमेंसर एक ऐसा मैजिक टाइप जॉब है जिसके अंदर वो सभी मरे हुए लोगों की आर्मी को बुला सकता है और समन कर अपने लिए काम करवा सकता है। पर मैं तो एक असेशन हूँ जो कि क्लोज कॉम्बैट में माहिर है और मेरी स्ट्रेंथ और मेरी स्किल इसी को रिप्रेजेंट भी करती है। पर अगर मैं एक नेक्रोमेंसर लेता हूँ तो ये सब बेकार हो जाएगा। तब जिन्हो के सामने उसे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है, लेकिन जिन्हो उसे नो कर देता है। तब जिन्हो के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है नेक्रोमेंसर एक हिडन जॉब है, तो क्या आप अभी भी इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते? तब जिन्हो उसके बारे में सोचने लगता है और वो सोचता है तो ये एक हिडन जॉब है, तो काश मुझे इसके अंदर कोई स्पेशल पावर मिल जाए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, काश मेरे पास नेक्रोमेंसर का कोई एग्जाम्पल होता। पर रुको, नेक्रोमेंसर समन कर सकते हैं। अभी जितने भी मैजिशियंस को मैंने मारा उन सबके पास भी नेक्रोमेंसर जैसी ही पावर थी, और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मुझे यहाँ पर अपनी पिछली सभी फाइट्सों की झलक मिली है। और अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान था? तो क्या ये सब कुछ सिस्टम कर रहा है ये जादूगर जो कि नेक्रोमेंसर थे, पर ये बहुत ज्यादा कमजोर थे, पर मैं नहीं। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक नेक्रोमेंसर लड़ नहीं सकता, जिसका मतलब ये सारी शैडो आर्मी भी मेरे साथ लड़ेगी, यानी कि मुझे अकेले लेवल अप करना नहीं पड़ेगा। और अगर मैं सीधी भाषा में इसे बोलूँ तो अब मैं अकेला ही सोलो लेवलिंग नहीं करूंगा, जिसके बाद उसे एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को बोलते हैं तो आखिर
आखिरकार सुबह हो ही गई। तब वो बोलता है मिस्टर चोई जो अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड तक पहुंच ही गए होंगे। यहाँ जिनवू जैसे ही उसे एक्सेप्ट करता है तभी उसको काफी सारे बोनस पॉइंट मिलने लगते हैं और उसकी स्किल फैक्टर के कारण उसे और भी ज्यादा बोनस पॉइंट मिलने लगते हैं, जिसके कारण वो नेक्रोमैंसर के थर्ड लेवल से पार चला जाता है। तब जिनवू को काली शैडो अगल बगल से घेर लेती है और अचानक से जिनवू के अगल बगल काला कलर का ऑरा आ जाता है। तब उसे प्रमोशन मिलता है और वो नेक्रोमैनर से सीधा का सीधा शैडो मोनार्च बन जाता है। तभी जिनवू को काफी सारे और भी रिवॉर्ड्स मिलने लगते हैं और जिनवू बोलता है लगता है मैंने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया। तब जिनवू को उन सभी मरे हुए नाइट्स के अंदर से आवाज आने लगती है जैसे कि वो दर्द में हो। और तब उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर शैडो एक्सट्रैक्शन लिखा होता है और शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए जिनवू को एक पासवर्ड डालना होता है और जिनवू उधर अराइज डालता है और उसके बोलते ही वहाँ सभी मरे नाइट्स शैडो आर्मी बनकर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर जिनवू बोलता है ये तो सच में काफी कमाल का है। तब जिनवू को शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज की जगह मिलती है जिसमें शैडो एक्सट्रैक्शन की मदद से वो किसी भी मरे हुए आदमी की शैडो को अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है और शैडो स्टोरेज में वो जितने चाहे शैडो को स्टोरेज कर सकता है और बाद में जब चाहे उन्हें अपने लिए यूज कर सकता है। ये देखकर जिनवू बोलता है तो ये शैडो आर्मी थी जिसकी यहाँ बात की जा रही थी। तब जिनवू को अपनी शैडो आर्मी के ऊपर उनके लेवल भी दिखते हैं। ये देखकर जिनवू बोलता है तो क्या मैं किसी ए रैंक को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर सकता हूँ। और तब उसकी नजर इग्रिस पर जाती है और उसके पास चला जाता है जहाँ उसे उसके ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल मिलता है। और अब जिनवू अराइज बोलता है लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है और अब उसके पास 3 में से सिर्फ 2 ही चांस बचे होते हैं, जिसके बाद दोबारा जिनवू शैडो एक्सट्रैक्शन बोलता है लेकिन इस बार भी फेल हो जाता है और अब उसके पास सिर्फ एक ही चांस बचा होता है। यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर गो बोलते हैं वैसे तो ये सबको पता है लेकिन जब तक हंटर्स का रीअवेकन नहीं होता वो जरा भी ग्रो नहीं करते, जिस वजह से हम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं और साथियों की तलाश करते हैं। और तब यहाँ जिनवू इग्रिस से बोलता है तो क्या तुम यहाँ पर अपना किंग का इंतजार कर रहे हो, पर तुम्हें पता है इसमें कितना टाइम लगेगा। इग्रिस तुम एक वॉरियर हो और तुम्हारी तलवार दुश्मनों को काटने के लिए बनी है, लेकिन अगर तुम हमेशा यही रहोगे तो तुम्हारी स्किल किसी काम की नहीं है और तुम्हारी ये तलवार भी नहीं। पर अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके लिए तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल करो तो आओ मेरे लिए काम करो, उस खाली गद्दी की रक्षा करना बंद करो और तुम्हारे सामने जो पर्सन खड़ा है उसके लिए लॉयल बनो। जिसके बाद जिनवू एक बार और अराइज बोलता है और इस बार शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल होता है। और यहाँ पेशेंट को बोलते हैं मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पर कितनी सारी रीअवेकन्स होते हैं, पर क्या कभी कोई उनमें से एक ऐसा होगा जो हमारी एक्सपेक्टेशन पर पूरा खरा उतरेगा और आगे जाकर हमें लीड करेगा। तब यहाँ जिनवू को इग्रिस की शैडो का नाम रखना होता है और वो उसका नाम इग्रिस ही रखता है, जिसके बाद सारी शैडोज जिनवू के सामने झुक जाती है। तो इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सीजन में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।